हाय एवरीवन, दिस साइड निशा शर्मा, योर फ्रेंड योर गाइड। कैसे हैं सभी लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, हम अपना प्रैक्टिस सेट जो है डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है ये सेट का जो अपना मॉडल टेस्ट पेपर है ये डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन कभी ये मत सोचना कि क्वेश्चन सिर्फ एसेट के लिए हैं। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन सब में इक्वल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हिंदी के लगभग 14 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, एक बचा है, उसको सुबह में करवाती हूँ। और आज शाम से हम एक नया प्रैक्टिस सेट का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है। 15 के 15 प्रैक्टिस सेट 15 दिन के अंदर खत्म या 10 दिन के अंदर खत्म, और फिर प्रीवियस ईयर का अपना सीरीज जो है शुरू कर देंगे हम। ठीक है भाई? तो आज से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा मैम प्रैक्टिस सेट सारा आप करवा दो, सुबह में इंग्लिश के शुरू कर देंगे क्योंकि हिंदी का एक ही तो बचा है, और सुबह में इंग्लिश के करवा दूंगी, शाम में साइकोलॉजी की, है ना। और आजकल कुछ एक आधी क्लास रिकॉर्डेड मोड में भी आती रहेंगी छोटी मोटी, तो उनको भी देखते रहा करो। तो आज से हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मैम साइकोलॉजी की जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी क्या वो खत्म हो गई? हाँ, मैंने लगभग चेक किया, उसमें मैंने सारे टॉपिक तो करवा दिए हैं। लगभग सारे टॉपिक्स के हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे, तो सारे टॉपिक लगभग अपने हो गए हैं। तो यहाँ पर और भी आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कल से आपके लिए ईवीएस के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट पूरा ऐप के ऊपर होता है, प्रैक्टिस जो भी होगी यूट्यूब पर करवाएंगे साथ में ऐप के साथ साथ। तो ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कल से 4:30 बजे, ठीक है, 4:30 बजे डेली ईवीएस का प्रैक्टिस सेट होगा एस्टेट एग्जाम तक, ठीक है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, आज से शुरू किया तो आज पीडीएफ मैंने एक ही भाषा में बना दी है, कल वहां से मंगवा लूंगी टीम से तो 2 भाषाओं में मिल जाएगी, आज के लिए एडजस्ट कर लो। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह मान लेते हैं, इट्स अ हैशटैग नंबर 1, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, साइकोलॉजी सेक्शन। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता मान लेते हैं कि उनके बच्चे के सभी गुण सकारात्मक है, मतलब पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों के सभी गुण पॉजिटिव हैं, ठीक है, क्योंकि एक गुण पॉजिटिव है। मीन्स वो क्या कह रहे हैं भाई, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके एक गुण पॉजिटिव है, तो मतलब उसके बच्चे में सारे ही गुण क्या होंगे भाई, पॉजिटिव है। मतलब एक गुण यदि अच्छा है तो पेरेंट्स को लगता है कि उनके सारे ही गुण क्या होंगे भाई, अच्छा होगा। तो ये बात पेरेंट्स को क्यों लगती है, मतलब किस आधार पे लगती है? तो देखिए कुछ है ना, ट्रेड्स होते हैं, ये कोई ज्यादा खास तो नहीं थी बट क्वेश्चन डाल दिया गया समझाने के लिए। एक होता है संदर्भ प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेक्स्ट अफेक्ट, ठीक है, इंग्लिश में साथ साथ बताई जाऊंगी। कंटेक्स्ट अफेक्ट इज द रिजल्ट अफेक्ट, इट्स द होथ्रोन अफेक्ट, और उत्क्रम को इंग्लिश में है रिवर्स अफेक्ट, ठीक है, रिवर्स अफेक्ट। तो जब पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई एक बच्चा पॉजिटिव है, मतलब वो पॉजिटिव काम कर रहा है, तो सारे ही पॉजिटिव काम करेगा। आपने देखा होगा ना, एक चीज का इफेक्ट दूसरे पर आ रहा है, मतलब एक बात में पॉजिटिविटी है तो दूसरे कंटेक्स्ट में अपने आप क्या होगी भाई, पॉजिटिविटी होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट अफेक्ट, ठीक है। हॉथ्रोन इफेक्ट क्या होता है, जब आप सोसाइटी को लेके बहुत ज्यादा अवेयर होते हो, सोसाइटी की अवेयरनेस से बच्चा सीखता है, तो हॉथ्रोन इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखेंगे। रिजल्ट इफेक्ट के अंदर इसी तरीके का होता है कि बच्चे की एक्टिविटीज के रिजल्ट्स के आधार पे उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, तो इस तरीके से। तो ये होता है संदर्भ इफेक्ट, जिसको हम कंटेक्स्ट इफेक्ट जो है बोलते हैं। एक तो तुम लोगों में ये बीमारी है, जो चल रहा है उसको नहीं पढ़ते, जो नहीं चला ना बस उसके लिए लिखते रहेंगे ये करवा दो ये करवा दो, और जो चल रहा है उसको तो पढ़ लिया करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? इंग्लिश में मैं खुद बोलती रहूंगी, विच इज नॉट द राइट स्टेटमेंट फॉर द डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको वो बताना है कौन सा स्टेटमेंट डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। विकास का अंत्य क्रिया का फल है, मतलब विकास जो डेवलपमेंट है इंटरेक्शन से होती है, बिल्कुल होती है। आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो, मैं आपसे इंटरेक्शन कर रही हूँ, एनवायरमेंट की इंटरेक्शन हो रही है, हेरिडिटी की इंटरेक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली जो आपका डेवलपमेंट है वो इंटरेक्शन से हो रहा है, ठीक है। हाँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, ये मैं एक बिल्कुल फ्रैंक बात बता देती हूँ। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ आप जितने मर्जी कमेंट करते रहो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यदि मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने लगूंगी तो इस क्लास को कब पढ़ाऊंगी यार। 30 क्वेश्चन करवाने, बहुत बड़े 30 क्वेश्चन में बहुत कुछ समझाया जाता है। कहने में 30 क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनके 4 ऑप्शन होते हैं, वो कम से कम भी 30 की बजाय वो 70-80 क्वेश्चन हो जाते हैं एक क्लास में, ठीक है ना। तो यदि मैं कमेंट्स का रिप्लाई देने लगी तो पढ़ाऊंगी कब? तो प्लीज डोंट माइंड, ये मत लिखा करो मेरा नहीं सुनती मेरा नहीं सुनती, मैं सबका कमेंट देख रही हूँ, आखिर में सबको रिप्लाई करके जाऊंगी। और जो आप ये लिख रहे हो ये मैराथन लगवा दो, ये मैराथन लगा दो, ये मैराथन, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जो मेरे बस में था मैंने करवा दिया। मैं किसी भी टीचर को कंपेल नहीं कर सकती मैराथन के लिए, भाई कोई देंगे तो आपको मैराथन मिल जाएंगी, नहीं देंगे तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो लिखने का कोई फायदा नहीं है मेरे जो हाथ में होता है वो मैं करवा देती हूँ, बट मैं दूसरों को कंपेल नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? तो विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल। विकास इंटरेक्शन का फल है, नो डाउट। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, मतलब एक सिस्टमैटिक पैटर्न से आप चलते हो तो उसका सिस्टमैटिक पैटर्न का फॉलो करता है, मतलब सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो करता है विकास, तो बिल्कुल करता है भाई, नो डाउट। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, बिल्कुल। हर इंसान का विकास बिल्कुल अलग अलग होता है। विकास स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ये गलत लिखा हुआ स्टेटमेंट। विकास जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। विकास स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, विकास जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो इसने यही पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आंसर रहेगा फॉर, तो आंसर रहेगा फॉर, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और काफी आंसर्स यहाँ गलत आने की संभावना है। विकास अधिगम मतलब जो लर्निंग है वो लर्निंग की प्रोसेस को सबसे ज्यादा क्या चीज प्रभावित करेगी, ठीक है। लर्निंग की प्रोसेस को क्या चीज आपको प्रभावित करेगी, तो अवधान मतलब आपका जो अटेंशन है वो आपको सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। आपकी रुचि, आपकी रुचि आपको सीखने में जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपकी बुद्धि, बुद्धि तो बेचारी क्या ही प्रॉब्लम ज्यादा तो क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। पर्यावरण एनवायरमेंट, जब मैं चुपचाप पढ़ाती हूँ तो आप ये क्या कहते हो, रूड हो गई हूँ? आई एम नॉट रूड, ठीक है। स्माइल एज यूजुअल है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। पर्यावरण तो एनवायरमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करने वाले हैं रुचि, जैसा कि बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन आ रहा है। रुचि को समझना, रुचि क्या होता है? इंटरेस्ट। मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो भी मैं पढ़ूंगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है भाई मैं पढ़ना नहीं चाह रही, मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तो भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, पेपर सिर पे है, तो मेरी अवधान को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ध्यान से देखो, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे अधिक, अब हमारे पास ये दो ऑप्शन तो काट दिए, इन दो में आप ध्यान से देखो, अटेंशन और रुचि। आप खुद बताओ कि अटेंशन और रुचि में से क्या चीज आपको ज्यादा अफेक्ट कर रही है। आपका ध्यान ही नहीं लग पा रहा, आपको मतलब दिमाग ही नहीं सेट है कि मैडम पढ़ा रही है, मुझे मैडम को सुनना भी है ना, मेरा ध्यान तो कमेंट पढ़ने पे है। तो अटेंशन आपकी अधिगम को जरूर प्रभावित करेगी, रुचि की कंपैरिजन में ज्यादा। बट यहां पर एक शब्द होता, ठीक है, यहां पर एक शब्द होता जिज्ञासा, क्रियोसिटी। रुचि की जगह शब्द लिखा होता जिज्ञासा और शब्द लिखा होता अवधान, दोनों लिखा होता, तो आप किसको टिक करके आते? तो आप जिज्ञासा को टिक करके आते। क्योंकि बच्चे में जिज्ञासा नहीं है ना, तो वो नहीं पढ़ पाता, मतलब उसके अंदर ही क्रियोसिटी नहीं है, तो वो कम पढ़ पाता। मतलब जिज्ञासा वर्ड आता तो पहला ऑप्शन जिज्ञासा को बोल देते, आप क्रियोसिटी को बोल देते, बट जिज्ञासा शब्द नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, आप अटेंशन को ही प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब आपके अंदर अधिगम निर्योग्यता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसका क्या लक्षण है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या लक्षण हो सकता है, वो चीज देखिए। तो भागने की प्रवृत्ति होना, मतलब आपके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप भाग जाओगे ना भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। डिसेबिलिटी वाले लोगों को मैंने भागते तो नहीं देखा है कभी भी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अभिप्रेरणा का अभाव, कि जो लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं उनमें मोटिवेशन नहीं होता, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। कई बार लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन भी बहुत मोटिवेट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेट नहीं होते हैं, ठीक है। अवधान संबंधी विकार, अटेंशन नहीं होती, अटेंशन नहीं कर पाते किसी चीज पे। अशांत ऊर्जावान विध्वंसकारी होना, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसे थोड़ी ना उनको कोई लर्निंग कोई डिसेबिलिटी है तो विध्वंसकारी होंगे, आग उग लगा के भाग जाएंगे, ऐसा तो मतलब वो नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। तो आपको पता है ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता है ये तो है ही हाइपर अटेंशन डिसऑर्डर, ठीक है, मैंने करवा रखा हाइपर अटेंशन डिफीट डिसऑर्डर, तो मतलब आपके अंदर ADHD अवधान डिसऑर्डर होता ही है। जब कोई बच्चा टिक के नहीं रहता, मतलब उसका ध्यान ही नहीं लगता किसी भी सेकंड, तो हम इसको वो वाली डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके जी मोनो, वेलकम, फर्स्ट टाइम हो आप क्लास में, गुड। अगेन आई सेड वन थिंग कि एस्टेट मॉडल टेस्ट पेपर सोच के कोई बच्चा ये ना सोचे ये क्लास सिर्फ एस्टेट के लिए है। आप सीटेट दे रहे हो, आप यूपी टेट दे रहे हो, आप MP टेट दे रहे हो, आप रीट दे रहे हो, जहां भी साइकोलॉजी आएगी ना बच्चे, ये एग्जाम उन सभी के लिए है, मतलब ठीक है ना, जहां भी साइकोलॉजी आएगी तो ये एग्जाम उन सभी के लिए है। अब कवि, लेखक और दार्शनिक स्प्रेंजर के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से आते हैं? मैं कई बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कि स्प्रेंजर ने 6 टाइप की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। स्प्रेंजर ने 6 टाइप की पर्सनैलिटी को मतलब डिफाइन किया है। अब 6 टाइप की पर्सनैलिटी में ये पूछ रहा है कि कवि, लेखक और दार्शनिक
कवि है, एक एक चीज, एक एक सीरीज को ना बड़ा ध्यान से देखा करो, क्योंकि मेरी हर सीरीज में हमेशा नए क्वेश्चंस होते हैं। मैं ट्राई करती हूँ जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको अवॉइड करूँ, ठीक है, क्योंकि स्प्रेंजर के 6 टाइप में बहुत बार समझा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस जिसने देखी है। बट यहाँ पर क्वेश्चन नया है, कवि, लेखक और दार्शनिक स्प्रेंजर के समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार किस प्रकार का होता है? तो कवि भी है, लेखक है, दार्शनिक है, तो सोशल तो है नहीं, क्योंकि कवि इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोशल। राजनीतिक तो बिल्कुल भी नहीं है। एस्थेटिक्स के अंदर कवि हो सकता है लेकिन दार्शनिक नहीं हो सकता, है ना। तो सबको मिला के हम किसके अंदर जा सकते हैं? सैद्धांतिक के अंदर, ठीक है। सबको मिक्स मैच करके हम किस पर्सनैलिटी में जा सकते हैं? सैद्धांतिक पर्सनैलिटी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। कोमल सिंह, आप है ना इस क्लास के जस्ट बाद बता देना आपको क्या इशू है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, और हाँ एक सेकंड कोमल, एसएसए का मैंने टेलीग्राम बना दिया है आपके बैच के लिए, उसको ज्वाइन कर लो, जो इशू है वहां पर शेयर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में, रुचि मतलब आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिएगा, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि रुचि आपके अंदर जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी आप सोसाइटी से, मतलब समाज से एक्वायर भी कर सकते हो, और कुछ ना कुछ आपके अंदर बाय बर्थ भी होती हैं रुचियां, बिल्कुल होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, बिल्कुल टाइम नहीं बदलती रहती। आज मुझे कुछ पसंद है, कल मुझे कुछ पसंद था, बचपन में मुझे कुछ पसंद है, जवानी में कुछ था, बुढ़ापा आने वाला अब इसमें कुछ पसंद है, तो नहीं कह रही, इतना भी नहीं, बट कहने का मतलब टाइमली अपनी इंटरेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाते हैं भाई, जरूर हो जाते हैं। बस एक इंटरेस्ट है जो मेरा चेंज नहीं हुआ, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, वो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। रुचियां योग्यता एवं अति क्षमताओं से संबंधित नहीं होती, ये कह रहा है। अगला देखते हैं, रुचियां व्यवहार के आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब होती है, मतलब व्यवहार में क्या नेगेटिविटी है और क्या पॉजिटिविटी है उसको दिखाती है रुचियां, बिल्कुल दिखाती हैं भाई, ठीक है ना। व्यवहार में कल से आपको ये बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है ना, कल से बाइलिंगुअल मिलेगा, बट आज मैं हर चीज को बोल रही हूँ इंग्लिश में, इतना टेंशन मत लो। रुचिया व्यवहार और आकर्षण में, मतलब व्यवहार की, सबके कमेंट्स को देख रही हूँ, लास्ट में सबके रिप्लाई करके जाऊंगी जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं मेन। रुचिया व्यवहार और आकर्षण विकर्षण का मतलब अपोजिट प्रतिबिंब होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। रुचिया योग्यता एवं अधि क्षमताओं से संबंधित नहीं होती। आप ये बताओ, आपकी रुचि है, ठीक है, आपकी रुचि है, क्या वो आपकी योग्यताओं से संबंधित नहीं होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मेरा इंटरेस्ट है तो मेरी एबिलिटी उसको अफेक्ट करेगी, 100% करेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है जो नॉन वर्बल बुद्धि के टेस्ट है, वो किसके लिए लिए जाते हैं? वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए नॉन वर्बल टेस्ट लिए जाते हैं, बट बेसिकली ये कहा जाता है कि जो वर्बल टेस्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, वो शिक्षित अशिक्षित सबसे ले सकते हैं ज्यादातर, लेकिन जो नॉन वर्बल जो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, आपने सुना होगा, ये बोलते हैं ना यार एक्टिविटीज करवा लो, मंद बुद्धि बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, है ना। तो मंद बुद्धि को यहाँ पर वर्ड अशिक्षित के फॉर्म में डाल दिया गया है, ठीक है, अशिक्षित के फॉर्म में डाल दिया गया है, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, तुम सबने काम ओल्ड टेस्ट पेपर पहले करवा दो, नहीं तो मैं पीवाईक्यू सीरीज शुरू करने वाली थी। खैर एक टाइम और एक्स्ट्रा मैनेज करेंगे, पीवाईक्यू भी साथ में शुरू करने ही पड़ेंगे। चलो, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण और अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आता है इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुला के, मतलब आपकी खुद की आइडेंटिटी है, आप उसको भुला रहे हो कि यू डोंट नो अबाउट योर ओन आइडेंटिटी, आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, किसी दूसरे व्यक्ति के गुण और अवगुणों का अनुकरण करते हो, मतलब दूसरों को आप फॉलो करते हो, अपनी आइडेंटिटी को हटाकर दूसरों को फॉलो करना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में बोला गया है तदात्मीकरण। कैसा होता है ये? जैसे कि मान लो आप एक बच्चे हो, ठीक है, आपकी क्लास में टीचर पूछता भाई किसके घर में कौन कौन है बताइयो रे, तो कोई कहेगा मेरा पापा ये है, मेरा पापा ये है, मेरा पापा ये है, और मैं पता है किसका भांजा हूँ, मैं उसका भांजा हूँ, वो जो लग रहा है बस स्टैंड पे खड़ा रहता है सारे दिन, लोग उसको सलाम करते हैं, मतलब खड़ा क्यों रहेगा, बैठा ऑफिस में, ठीक है। तो कहने का मतलब जब आप अपनी छवि को किसी दूसरे में ढूंढते हो, ठीक है ना, तो डेट इज आइडेंटिफिकेशन होता है। दमन क्या होता है? किसी चीज को रिग्रेशन करना, मतलब एक तरह से किसी चीज को दबाना, है ना, कोई आपकी इच्छा है या कुछ है, तो आप जब उसको सप्रेशन, एक तरह से दमन को बोलते हैं सप्रेशन, आप उसको दबा लेते हो, मतलब एक तरह से अपनी कोई इच्छा है उसका गला घोटना, खुद से अपनी इच्छा का गला घोटना, डेट इज कॉल्ड दमन, ठीक है। प्रतिगमन होता है रिग्रेशन, पीछे की अवस्था में लौटना, आपने कोई काम किया है,
आपने कोई काम किया है और आपने उस काम से पहले इस तरीके से सही तरीके से काम किया है, दोबारा आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसी तरीके से काम कर रहे हो, पीछे की अवस्था में लौट रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या है, प्रतिगमन होगा, मतलब रिग्रेशन होगा। ठीक है। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, जब आप अपनी कमी को किसी दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, मतलब आपकी खुद की कमी है और आप किसी दूसरे, ओके 7 को दोबारा चेक करूं, देखती हूं एक बार, आप अपनी कमी को किसी दूसरे पर थोप देते हो कि मतलब भाई कहते हैं ना, नाच नाच जाने आंगन टेढ़ा, कोई किसी से कह रहा है नाच ले नाच ले, नाचना तो आता नहीं, कहेगी धरती टेढ़ी है, ये है वो है। तो ये चीज होता है, जैसे कि मान लो खुदा ना खास्ता तुम्हारे पेपर में कुछ कमी रह जाए, ओ मैडम ने पढ़ाया ऐसा था, पेपर ही ऐसा आया था, है ना। लेकिन मैं इतना शॉर्टली से कहती हूँ, ये मेरा कभी और कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझसे पढ़ा हुआ, ढंग से पढ़ा हुआ बच्चा एस्टेट में फेल नहीं हो सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा एस्टेट को लेके मतलब टचवुड एक्सपीरियंस है कि मुझे ये पता होता है एस्टेट में क्वेश्चन ऐसे और ऐसे बनते हैं। तो मतलब कहने का तो ये काम मत कर देना प्रक्षेपण, ये देखो कि आपकी कहाँ कमी है, कहाँ आप पढ़ाई नहीं कर रहे। मतलब बच्चों की पता क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा बच्चों को ना 98% पढ़ा दो, ठीक है, 98% बच्चों को पढ़ा दो और बच्चों को ना 1% छोड़ दो, 2% छोड़ दो। बच्चों का पता क्या नेचर होता है, वो ये नहीं देखते कि 98% में मेरा पेपर आराम से पास हो जाएगा, उसको खूब पढ़ लूं ना। यही तो बच्चों की भयंकर प्रॉब्लम होती है, वो उस 1% के पीछे पड़े रहते हैं। मान लो उस 1% से एक क्वेश्चन भी आ गया तो 99% तो तुम्हें पढ़ा रखा है ना। ये बच्चों की मैंने साइकोलॉजी बहुत जबरदस्त तरीके से फील करी है। मैं जनरल बता रही हूँ, हम तो 100% करवाते हैं, लेकिन मैं एक आम बात बता रही हूँ कि आपको पास होने का तरीका, आप 98% बेस्ट है ना, तो प्लीज डू योर 98% बेस्ट। 1% कंटेंट आपको नहीं आता तो उस 1% के पीछे मत भागो, उस 1% में से सारा पेपर नहीं आने वाला है, ठीक है। उस 1% के पीछे भाग के 98% को रिवाइज ही नहीं करते हैं। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडियन स्टूडेंट्स, आई हैव फील दिस प्रॉब्लम। एक मिनट, 7 क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं भाई। रुचियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, अरे अरे एक मिनट, रुचियां जन्मजात अर्जित दोनों होती है, बिल्कुल होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती है, बिल्कुल बदलती हैं। अच्छा ये नहीं देखा मैंने, सॉरी। रुचियां योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, रुचियां तो हमारी योग्यताओं से संबंधित होती है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है एज इट इज कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता मेरी रुचि और मेरी योग्यता ना मिले, तो मेरी रुचि तो मेरी योग्यता से संबंधित होती है। तो ये कह रहा है कि रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं होती, बिल्कुल होती है। आपके ये तो 100% है रुचियां। ठीक है, देखो ध्यान से, दो तो बिल्कुल सही है, मतलब इसने पूछा सत्य नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, 3 स्टेटमेंट तो सत्य हैं, चौथी स्टेटमेंट सत्य नहीं है। रुचियां योग्यताओं से तो प्रभावित होती हैं, लेकिन जो अभिक्षमताएं हैं, मतलब जो एप्टीट्यूड है, वो रुचि को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए स्टेटमेंट ठीक हो गई। लेकिन रुचियां आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, होती हैं। हमारे आकर्षण से ही तो रुचियां होती है, मैं किस चीज के लिए आकर्षित होता हूं तो वही तो मेरा इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। मैं किस चीज के लिए आकर्षित होता हूं तो वही तो मेरा इंटरेस्ट बनता है। सॉरी भाई, इसका आंसर रहेगा 4, प्लीज करेक्ट इट, थैंक यू। मतलब कोई क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी नहीं शब्द नहीं देखा, थोड़ा स्पीड धीरे करते हैं भाई, गलती से गलती ना हो, ठीक है। हाँ, तो नहीं शब्द था इसके अंदर, मैंने देखा रुचियां व्यवहार और आकर्षण का प्रतिबिंब होती हैं, तो बिल्कुल होती है, ठीक है। तो आंसर 4 रहेगा इसका, देर आए दुरुस्त आए। चलो अगला है, बाल अपराध मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं। बाल अपराध, बाल अपराधी कौन होते हैं? बाल अपराधी वो बच्चे होते हैं जो ऐसे काम को करते हैं जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब आपकी सोसाइटी कहती है भाई तुम ये मत करो, ये उल्टा काम है, और आप वो काम कर रहे हो तो आप बाल अपराधी हो, ठीक है। तो ये चीज होती है क्या भाई, बाल अपराध। बाल अपराध का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सीजर लोम्ब्रोसो ने दिया था, लोम्ब्रोसोम नहीं है वैसे, ये सीजर लोम्ब्रोसो है, बट कैसे भी लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, सीजर में भी इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं इन चीजों पे। तो सीजर लोम्ब्रोसो, ठीक है। तो बाल अपराध सीजर लोम्ब्रोसो ने दिया था, और सीजर लोम्ब्रोसो ने बाल अपराध का कंटेंट दिया था। साथ में ये भी याद रखना कौन से टाइप के बच्चे हैं जो बाल अपराध के लिए अलग सकते हैं, तो कौन से बच्चे हैं जो बाल अपराध की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं
उनको भूल, जितने भी आतंकवादी कैटेगरी में बनते हैं ना वो मंद बुद्धि बच्चे बनते हैं, क्योंकि जो शार्प माइंडेड होते हैं उनको पता है मुझे कितना भी रुपया मिल जाए यार मैं अपने देश का नाश थोड़ी ना करूंगा। लेकिन जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उनके विकास को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। सभी पूछ रहे हैं ये मॉल टेस्ट पेपर कौन सा है। आई विल शो यू द पिक्चर। भाई ये मॉल टेस्ट पेपर अपना है, मैंने निकाला हुआ है ये मॉल टेस्ट पेपर। ठीक है, इस मॉल टेस्ट पेपर, ये एस्टेट का मॉल टेस्ट पेपर है, इसमें 15 मॉल टेस्ट पेपर हैं। ये कॉमन सेक्शन का मॉल टेस्ट पेपर है, साथ में इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के जो एस्टेट के पेपर्स हैं वो भी गिवन है। मार्केट में हर जगह अवेल है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह ये मॉल टेस्ट पेपर अवेल है। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको एक नंबर दिया था एक बुक डिपो का, आपको कहीं ना मिले तो आप उस बुक वाले से भी फोन करके इसको मंगवा सकते हो। ठीक है, पानीपत में है सुराज बुक डिपो करके। क्लियर, पिछली वीडियोस में दे रखा, बार बार मत पूछना कौन सा नंबर था, या मैं लिख देती हूँ 1 मिनट, क्योंकि कुछ बच्चे फिर इसी चीज़ के लिए फ़ोन ना करें। नंबर है 9466425080। ठीक है, 9466425080। जिसको कहीं भी ना मिले तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं एक सलाह दूंगी कि जितना कोशिश करें अपने मतलब आसपास की शॉप से लेने का कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर होगा, रिजनेबल मिलेगा। क्योंकि दूर से आएगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपसे कोरियर चार्ज भी लेगा, तो दूर के बच्चे मंगवाएंगे फिर उनको डिले भी हो जाएगा, एग्जाम में टाइम कम है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से मैनेज करना, ये मत सोचना मैम ने बोला है तो। हाँ, लेकिन पानीपत वाले ले सकते हैं, बिशन स्वरूप कॉलोनी में है। ठीक है भाई, तो अपना ही मॉल टेस्ट पेपर है, चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, तो सीजर लोम्ब्रोसो है बाल अपराध के जनक। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास का 8 चरणों में होता है। मतलब तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी निकल गया है कि मनोसामाजिक विकास मतलब साइको सोशल डेवलपमेंट, ध्यान रखना। देखो ये कई वर्ड हैं, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट सिगमंड फ्राइड ने दिया था, साइको सोशल डेवलपमेंट आपका एरिक्सन ने दिया था, और आपका इकोलॉजिकल सिस्टम जो डेवलपमेंट था वो ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर ने दिया था, कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका संज्ञानात्मक विकास, इसने क्या ये अपना यार कैसे बोल सकती हूँ, प्याजे ने दिया था। ठीक है, हाँ तो प्याजे ने दिया था। तो इस तरीके से आप सारी चीजें है ना याद करके रख सकते हो। हाँ रितु मुझे पता है, टेंशन ना लिया करो। एक कक्षा में 3 का छात्र है तो विकास किस चरण में है, तो एरिक्सन के 8 के 8 स्टेप हैं, यूट्यूब पर मैंने वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल से। ठीक है, तो 8 स्टेप है, इसने बिल्कुल 0 से लेके और मृत्यु तक, मतलब एक तरह से बुढ़ापे तक के सिद्धांत जो है दिए थे। अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह अवेल है भाई, हर जगह अवेल है, बस फ्रंट पेज मैंने तुम्हें दिखा दिया। तो ये क्या कहता है भाई कि भाई इंसान पैदा होता तब से लेके मरता है ना, तब से लेके 2 तरीके के एटमॉस्फेयर के अंदर चलता है। 3 लेवल 6 स्टेजेस वाला इसका नहीं है, वो कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट है। ठीक है, इसका 8 अवस्थाओं वाला है, जीवन पर्यंत की इसने 8 अवस्थाएं दी हैं। तो इसके अंदर क्या है, 8 अवस्थाओं के अंदर इसने ये बताया कि जो सोसाइटी होता है ना, एक तरफ तो बच्चा नेगेटिव वे में बढ़ता है और एक तरफ पॉजिटिव। जो पॉजिटिव वे में बढ़ेगा उसके लिए सोसाइटी पॉजिटिव होगी, जो नेगेटिव वे में बढ़ेगा उसके लिए सोसाइटी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो उसके लिए सोसाइटी क्या होगी, मैं चेक करने आऊंगी। हाँ ठीक है, तो उसके लिए सोसाइटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव वे में होगी। तो 8 के 8 स्टेप है, बहुत डिटेल वीडियो है मैंने करवा रखी है, देख लेना। तो इसका जो 9 साल का जो एज है वो परिश्रम बनानहीनता होती है, कि एक बच्चा है वो परिश्रम करता है तो वो आगे बढ़ता है जिंदगी में, दूसरा बच्चा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को फील करता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों की औसत से अधिक वृद्धि होती है, मतलब जिन बच्चों की वृद्धि एवरेज से ज्यादा होती है, मतलब जिनकी वृद्धि एवरेज से ज्यादा होती है, वे शारीरिक सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए होते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि भाई कोई बच्चा है, ठीक है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका अच्छा है, उसकी बुद्धि जो है एवरेज है, उस कौन सा सिद्धांत है कि जिन बच्चों की औसत से अधिक बुद्धि है, बुद्धि तो एवरेज से अच्छी है, वे शारीरिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास में काफी आगे बढ़े हुए हैं। तो ये क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि भाई एक विकास दूसरे से संबंधित होता है, बिल्कुल लग रहा है मुझे तो सामाजिक है सामाजिक है, तो सारे विकास एक दूसरे से क्या है भाई, संबंधित है, बिल्कुल हो सकते हैं। अगला ऑप्शन है विकास क्रम की अवस्था। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है भाई, अगला ऑप्शन है विकास क्रम की अवस्था, तो बिल्कुल सही है।
एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन थ्योरी, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत वो क्या है कि विकास एक रूप एक तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो है बच्चे का बढ़ता रहता है। जैसे पहले हाथ का प्रयोग किया, इमली का प्रयोग किया, ठीक है, उंगलियों का प्रयोग किया, हाथ हथेली का प्रयोग किया। ये एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन थ्योरी, विकास की दिशा मतलब एक तरह से जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से नीचे की तरफ होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब क्या है कि सभी विकास कनेक्टेड होते हैं। तो एवरेज बुद्धि है उसका, सामाजिक संवेगात्मक सारा मिक्स मैच है। तो सीधी सी बात है, ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। सबसे पहले तो 2 मिनट रुक के तुम्हें ये बता दूं कि क्यों मैं तुम्हें खड़ूस नजर आ रही हूँ आज, है? हंस नहीं रही? हाँ, दांत फाड़ो खड़ी होके, हैं? क्या बात मैडम, आप क्यों है आप इतने सीरियस, गुस्से में क्यों हो? तो भाई मैं है ना गुस्से में नहीं हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मेरे ना तबीयत ठीक नहीं, मुझे जुकाम है, अंदर से बेकार सा लग रहा है मुझे, ठीक है? और तुम्हें पता, तो मुझे इतने दिन से तो पढ़ते हो, तुम्हें लगता है मैं किसी एंगल से खड़ूस और गुस्से वाली हूँ? मैं कोई गुस्से वाली नहीं हूँ, कोई खड़ूस नहीं हूँ। बस मुझे ये है कि मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मेरा टारगेट है तुम्हें क्वेश्चंस करवाना। पेपर में दिन बहुत कम है, तो हमें बस पढ़ना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरे हरियाणा में एक ही नाम हो, अचीवर एकेडमी के सारे बच्चे स्टेट पास। ठीक है, तो बस मैं यही चाहती हूँ, और सैड वैड कुछ नहीं हूँ। आपकी मेंटल जो हेल्थ होती है, फिजिकल मेंटल, उसका अफेक्ट आपके ऊपर आता है, नो डाउट। ठीक है, आज मुझे सारे दिन से ऐसे लग रहा था जैसे मुझे अंदर से बुखार है। तो मतलब मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है, बाहर से मुझे लग रहा है मैं ओके हूँ, बट अंदर से ऐसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कोई वो नहीं हूँ, खड़ूस नहीं हूँ। और क्या ही करना उसके, हाँ 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 पढ़ लो, हाँ हाँ। चलो, कोई कंटेंट ऐसा आएगा, कोई हंसी का पॉइंट होगा तो बता दूंगी। हाँ, देखो आज मुझे ना सांस चढ़ रहे हैं, जैसे यूं नहीं लगता जैसे बंदे को ऐसे हार्ट अटैक होने वाला हो, तो यूं लगता है ना सांस रुक रही है। मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांस रुक रही है। देखिए इतना लंबा सांस कभी लिया मैंने आज तक। चलो, परस्पर संबंध का सिद्धांत तो भाई सही है। अगला आ जाओ, नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया। एक लड़की लिखती, मैम एस्टेट तक बीमार ना हो ना, मतलब एस्टेट के बाद बेशक हो जाओ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देखो, नवीन ज्ञान में नवीन, बट मैं उसकी भावना को समझ गई थी, वो ये कहना चाह रही थी कि मैम हमारी पढ़ाई करवा दो। बट मेरे को वैसे हंसी आई, कहती मैम प्लीज एस्टेट तक बीमार मत हो ना बिल्कुल भी। हाँ मतलब एस्टेट होते ही बीमार हो जाऊँ बेशक, कोई टेंशन नहीं है। देखो, नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम होती है। मतलब आप कुछ नया ज्ञान लो भाई, नए नए एक्सपीरियंसेस लो, वही अधिगम होता है। तो बिल्कुल भाई वही अधिगम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वुडवर्थ ने कही थी। अब आप कहोगे मैम स्टेटमेंट को कैसे याद करें? कोई तरीका नहीं है स्टेटमेंट को याद करने, कोई जरूरत नहीं है। पेपर में एक स्टेटमेंट आएगी, आती पाई तो ठीक है, नहीं आती पाई तो ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, जब भी आप बुक्स पढ़ते हो, प्रीवियस पेपर पढ़ते हो, उसमें जो स्टेटमेंट आए बस वो सारी याद करते रहना, बाकी कुछ चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो यह कहलाता है। इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ना मुश्किल है, इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को हम इंग्लिश में देख देते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंस इज डेफिनेशंस गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट ना। व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस एंड नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस मतलब जो किसी कंडीशंस, जिनके पीछे कोई ना कोई कंडीशन होती है, उसको हम कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं। मतलब भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइक एक सेकेंड, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लार का टपकना रिस्पॉन्स है जब थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, और जो आपकी घंटी का बजना है वो एक स्टिमुलस था, लेकिन वो कैसा स्टिमुलस है? अनकंडीशन स्टिमुलस है। लेकिन जो खाना है वो कैसा स्टिमुलस है? ये मैंने आपको पावलोव की थ्योरी पढ़ा रखी है ना, ध्यान से समझ लेना। पावलोव की थ्योरी में ना 3 चीजें थी। एक तो घंटी की आवाज थी, एक क्या था पावलोव की थ्योरी में? घंटी की आवाज थी। एक क्या था भाई? खाना था। और एक कुत्ते का क्या था? लार टपकाना था। इससे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इसको हम एस टाइप सिद्धांत बोलते हैं, एस टाइप सिद्धांत, है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाय नोबल ल्यूरेट पावलोव, नोबेल प्राइज विनर पावलोव के द्वारा 1904 में दी गई थी। तो यहाँ पर आपको पता, घंटी और खाना दोनों स्टिमुलस का काम कर रहे हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं? स्टिमुलस, मतलब दोनों ही उद्दीपक हैं, दोनों ही चीज हमें अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन आपको पता है खाना भाई नेचुरल स्टिमुलस है। खाना क्या है? नेचुरल स्टिमुलस। अब एक चीज नेचुरल है, ध्यान से समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन शब्दों में। एक चीज नेचुरल होती है, मतलब एक चीज नेचुरल है, इसका मतलब नेचुरल का मतलब क्या होता है भाई? इसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है, है ना।
जो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, ऐसे बोलते हो ना भाई, बच्चे ना अनकंडीशनल प्यार करते हैं टीचर को। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं होता भाई, थोड़ा होता पढ़ने का वो एक अलग चीज है, लेकिन टच वुड आई एम ब्लेस्ड विद योर अनकंडीशनल लव, आई नो डैट, ठीक है, वो तो मजाक की बात है। तो अब अनकंडीशनल मतलब वो नेचुरल है, तो नेचुरल को हम बोलते हैं अनकंडीशन। तो अनकंडीशन को शॉर्ट में लिखेंगे यूएनसी, यूसी, ठीक है, अनकंडीशन को शॉर्ट में लिखते हैं यूसी। तो अनकंडीशनल, और ये क्या है भाई? स्टिमुलस, तो यूसीएस, तो ये खाना क्या है आपका? यूसीएस। अब घंटी क्या है तो आपका स्टिमुलस, लेकिन ये कंडीशनल है क्योंकि स्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक है, कंडीशनल है, तो कंडीशनल स्टिमुलस, तो इसको हम सीएस लिखते हैं, सीएस। और लार उसकी नेचुरल टपक रही है, उसकी नेचुरल वे में लार टपक रही है, तो नेचुरल का मतलब वही अनकंडीशन, अनकंडीशन मतलब यूसी, लेकिन यूसी अनकंडीशन, लेकिन ये क्या है? लार, रिस्पॉन्स है, तो ये क्या है? यूसीआर। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, कई बार पूछी जाती है, कभी रटने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, बस चीजों को समझो और रटना नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, तो सहकालिक अनुबंधन, तो इंग्लिश में इसको बोला गया है स्टिमुलस कंडीशनिंग, ठीक है, स्टिमुलस कंडीशनिंग, दोनों चीज जब टुगेदर होके चल रही है एक समान एक टाइम पे, तो इसको हम बोलते हैं सहकालिक। डिलेड कंडीशनिंग और रिड्यूसिबल का मतलब जब आपका कंडीशनिंग कम हो जाती है, डिले का मतलब जब आप डिले करते हैं, तो इस तरीके से। तो मेन इसके अंदर जो है आपका सहकालिक अनुबंधन हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे ही आपका रिस्पॉन्स और स्टिमुलस हो रहा है, तो इसको हम सहकालिक बोलेंगे, सेम टाइम पे जब चीजें होती है। नेक्स्ट है मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी थी, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मैकडूगल की 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ही देख लिया मैंने अलग अलग एग्जाम्स में। तो मैकडूगल ने क्या दिया था भाई? 14 प्रकार की क्या दी थी? मूल प्रवृत्तियां। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं थी। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट, मैं एक बार फटाफट से आपको लिखवा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का करने का मतलब यही है कि इस क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन आए तो वो आपको फिर आता पाए। तो मैकडूगल की 14 प्रकार की प्रवृत्तियां फटाफट लिख लो। फर्स्ट है एस्केप, ठीक है, मैं बोल देती हूँ, मैं लिखूंगी नहीं, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फर्स्ट है एस्केप, किसी को लिखना है लिख लो, एस्केप। सेकंड है कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब घृणा करना, एस्केप मतलब स्थिति से पलायन कर देना। फिर है पैरेटनल, जिसको शिशु रक्षा बोलते हैं, मतलब बच्चों की रक्षा आपको करनी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज है। फोर्थ है अपील, मतलब संवेदना, आपको किसी चीज के लिए आप संवेदना करो, अपील करो, इमोशंस होने चाहिए। सेक्स, काम की भावना होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। या ये ना फोटो खींच के मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी 14 मूल प्रवृत्तियां, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड इमोशन कौन सा है, ठीक है। 14 मूल प्रवृत्तियां और उस मूल प्रवृत्ति से लेके इमोशन कौन सा है भाई। जैसे अब एस्केपिज्म है तो उसके पीछे इमोशन फियर होता है, डर होता है, तभी तो आप किसी चीज से भागते हो, ठीक है। तो इसकी मैं पिक खींच के, जो अचीवर एकेडमी निशा शर्मा का ऑफिशियल टेलीग्राम है जो अपना, जिसमें 10,000 प्लस बच्चे हैं, तो उस टेलीग्राम पर मैं ये चीज शेयर करूंगी, ठीक है। इसके अंदर आप ये देख लेना, क्योंकि हर पेपर में ना ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो 14 जैसे फूड सीकिंग है, एक्विजिशन है, कंस्ट्रक्शन है, लाफ्टर है, रिप्लेशन है। तो मैं इसको फोटो खींच के क्लास के जस्ट बाद भेज दूंगी और आप नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में, ठीक है। और नहीं तो जिसके पास मेरी बुक है साइकोलॉजी की, उसके अंदर है 147 पेज पे, क्लियर। तो ये 14 मूल प्रवृत्ति एक बार देख लेना भाई, हर बार पूछ रहा है ये आजकल, पहले नहीं पूछता था, पहले सिर्फ यही कहता था कि मूल प्रवृत्तियां किसने दी है, मैकडूगल ने दी है, बस मैं से मैकडूगल, मैं से मूल प्रवृत्तियां, बड़ा आप याद रखना। टेलीग्राम नहीं है तो बुक तो सबके पास है, बुक में पेज नंबर 147 पे लिखी हुई है। राम, नहीं तो नेट पे लिख लेना मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियां। राम 5 वर्ष का है जो पत्थर को सजीव मानता है, राम 5 वर्ष का है जो कहता है भाई पत्थर सजीव है, तो वह जीन प्याजे के अनुसार किस प्रकार में आता है। तो आपको पता भाई जीन प्याजे की सेकंड एज का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जीन प्याजे की सेकंड एज का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है एनिज्म, जीववाद। जीववाद के अंदर क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मानते हैं जब बच्चे, दैट इज एनिज्म। जैसे क्वेश्चन आया था पिछली बार, सूर्य क्रोधित होता है, ये प्याजे के किस एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो सूर्य क्रोधित हो रहा है, ये भी क्या है, एनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो अकेले बालक के लिए तो करना मुश्किल है लेकिन प्रौढ़ के साथ मिलके वो कर सकता है, तो वो चीज क्या होती है, अकेला नहीं कर रहा भाई लेकिन किसी के साथ मिलके वो अच्छे तरीके से उस काम को कर रहा है, तो और बंदा उसकी हेल्प कर रहा है, मतलब सहायता कर रहा है, तो आप सबको पता है, ये मैं रटवा चुकी हूं तुम्हें, डेट इज स्कैफोल्डिंग होती है ये चीज, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें कोई बड़ा आपकी मदद करता है। तो मदद करने की जो प्रक्रिया होती है डेट इज कॉल्ड
स्कैफोल्डिंग। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। अगला देखिए, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, मतलब एक अच्छी ड्यूरेशन है तो विकास प्रगति करता है, लेकिन अवधि के समायोजन के लिए विराम कर लेता है। लेकिन कुछ टाइम विकास कहता है भाई मैं तो बैठूंगा, मतलब मैं थक गया हूं, मैं विराम करूंगा। हम भी करेंगे एसिड होने के बाद। विराम करता है। और विकास किस नियम का अनुसरण करता है? तो किस नियम का अनुसरण करता है विकास? समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आपको बता भाई ये क्या कह रहा है? कुछ अवधि में प्रगति कर रहा है, कभी चल रहा है, कभी कह रहा है मैं रुकूंगा, कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है। डेट इज स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसको हम क्या बोलते हैं? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। कुलविंदर, क्रैश कोर्स कभी लाइव हो सकता है? खुद सोचो, लाइव कोर्स को पढ़ाने में मैंने 2.5 महीने खत्म करे हैं, 1 महीना बाकी है। कैसे सोच सकते हो तुम क्रैश कोर्स लाइव हो सकता है? क्रैश कोर्स पूरा रिकॉर्डेड होता है, और रिकॉर्डेड कोर्स ही दुनिया में बेस्ट कोर्स होते हैं। वो तो बच्चों की बहम होता है लाइव। मेरी पर्सनल पसंद रिकॉर्डेड है। ये बात अलग है कि मेरे बैच पे दोनों होते हैं, बट रिकॉर्डेड में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता, बच्चे अपने हिसाब से पढ़ता है। एक दिन में तुम 10 क्लास देखने की क्षमता रखो। अब पेपर में दिन कितना है? क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड है, लेकिन क्लास वही है जो लाइव बैच के अंदर पढ़ाई गई थी, मतलब बेस्ट एंड अपडेटेड क्लास। नेक्स्ट है, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, मतलब 2 बच्चे हैं एक ही पैसेज को पढ़ रहे हैं भाई, फिर भी इनके अर्थ बिल्कुल अलग लगाते हैं। ये कह रहा है ये मतलब है, दूसरा कह रहा है ये मतलब है। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो आपको बताना है कि विच इज द राइट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। भाई टीचर ऐसा ही है, समझाता समझाता है नहीं, बड़ों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कह सकते हम, बेचारे टीचर ने समझाया होगा। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसको दोबारा पढ़ना चाहिए। भाई एक ही अवतरण को अलग अलग बच्चा अलग अलग पढ़े, ये कह रहा है इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, अवतरण को फिर पढ़ो। मतलब ये कह रहा है एक अवतरण एक ही बंदा एक ही जैसा पढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम की विविध कारण विभिन्न विधियों को प्रभावित करता है। बिल्कुल संभव है भाई, हर बंदे का पढ़ने का तरीका अलग है। आप मुझे एक पैसेज दो, मैं उसको अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन दूंगी, कोई बच्चा अलग तरीके से देगा, कोई बच्चा अलग तरीके से देगा, क्योंकि उन सबको अपने तरीका अपने ढंग से उन सबको क्या करना है, मतलब चीजों को एनालिसिस करना है। तो ये चीज क्या है? आंसर रहेगा 3, आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। आपको पता है हेलन पार्कहर्स्ट, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया है। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, 19, 20, 21 रह गया, कहाँ रह गया भाई? स्कैन ही नहीं हो रहा। अच्छा हो रहा है, ये रहा। ठीक है भाई, स्कैन हो रहा है। 19, 20, 21 ये रहा। रह गया तो वापस आ जाएंगे, हमें कौन सा रेल पकड़नी है। राम और श्याम की आयु समान है, परंतु उसके मानसिक विकास में काफी अंतर है। मतलब राम और श्याम की जो आयु है, मतलब उनका जो एज है वो तो समान है। ठीक है, राम और श्याम की जो एज है वो क्या है भाई? समान है। मतलब राम की और श्याम की बिल्कुल भाई 10-10 साल के हैं दोनों जने, बट उनका जो मेंटल लेवल है वो अलग है, दोनों का बिल्कुल अलग होगा। कोई तो बिल्कुल इंटेलिजेंट होगा, कोई मंदबुद्धि होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है, समझने की जरूरत ही नहीं है। हर इंसान एक दूसरे से अलग है, हर इंसान एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो डेफिनेटली इट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी। तो इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर जोर दिया था? आपको पता है बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट है। और महात्मा गांधी ने किस पर जोर दिया था? मतलब बेसिक शिक्षा के अंदर महात्मा गांधी ने हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा के अंदर किस पर जोर दिया था भाई? हैंडीक्राफ्ट पर जोर दिया था। आपको ध्यान रखना है, बेसिक शिक्षा के अंदर हैंडीक्राफ्ट पर क्या दिया था भाई? महात्मा गांधी ने जोर दिया था। ठीक है, बाकी एक पॉइंट और भी याद रखना, एक गॉर्डन नाम से भी बंदा था, गॉर्डन, उसने भी थोड़ा सा बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है दिया था। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के किस आधार पर बांटा है? वैसे तो सही बताऊं कोई भी डीप स्टडी नहीं करी है, कोई भी बात थॉर्नडाइक ने इतना डीपली नहीं बोला है पर्सनैलिटी के चैप्टर में। बट एक बार थॉर्नडाइक ने ये बोला था भाई कल्पना के आधार पर पर्सनैलिटी हो सकती है। भाई जो इंसान जैसा सोचता है उसकी वैसी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, मतलब आप कैसे चिंतन कर रहे हो, कैसे किसी भी तरीके से आप सोच रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगी मैं इसको, ठीक है, बट चिंतन एक बार बस थॉर्नडाइक ने एक स्टेटमेंट दी थी, बाकी इसने पूरा कोई बखान नहीं किया। भाई आपकी जैसी थिंकिंग पावर है वैसे आप पर्सनैलिटी को कर सकते हो। ठीक है,
हाँ, तो डाल्टन विधि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। अब ये स्टेटमेंट है और मैंने आपको कई बार बता रखा, देयर इज ए नो शॉर्टकट फॉर स्टेटमेंट, यू हैव टू लर्न एज इट इज। तो आंसर रहेगा 24। ठीक है, आंसर क्या रहेगा भाई 24, मतलब 24 का आंसर रहेगा बोरिंग। तो ये स्टेटमेंट है एज इट इज, याद कर लेना। अगला कुछ स्टेटमेंट गिवन है, मतलब कुछ विधि गिवन है और ये पूछा गया है कि ये विधि किसके द्वारा है। तो मैंने आपको बता रखा है ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक ही काम करना कि किस ऑप्शन को लेके आप श्योर हो। तो आप किस ऑप्शन को लेके श्योर हो, आपको पता है भाई ब्रूनर ने कॉन्सेप्चुअल उपलब्धि अचीवमेंट की बात की गई थी, मतलब संप्रत्यय की बात की गई थी ब्रूनर के द्वारा। ठीक है, तो ए का 4 है। आप ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शन में देखो भाई ए का 4 कहाँ है, तो ए का 4 इसमें है और इसमें है, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए हैं। अब अगला आप सबको पता भाई जो आशु बैल है, आशु बैल ने शाब्दिक अधिगम दिया था, ये इनको इंग्लिश में बता देती हूँ मैं, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन जो टीचिंग है, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग की बात आशु बैल ने की थी। तो बी का रहेगा 3। अब बी का 3 किसमें है भाई, बी का 3 तो इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी है, और फंसे आगे देखते हैं। और जो बेसिक शिक्षा है ग्लेजर गॉर्डन, महात्मा गांधी के साथ इसने ग्लेजर ने इंटरप्रेट किया था। अगला देखते हैं। ग्लेजर ने दिया था साइनोटिक शिक्षण। ठीक है, इनको याद करना, ये दो नए, एक नया क्वेश्चन आया है भाई, ये एक नया क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लेना। देखो 30 क्वेश्चंस का सेट आता है, तो इतना मैं शॉर्टी के साथ कहूंगी कि जिसने मुझसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है 28 क्वेश्चन तो उसको 100% नहीं 200% आते पाएंगे। कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो कमेंट कर भी सकता है कि जिसने कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ लिया ऐप पे या यूट्यूब पे मेरा सारा, तो 28 क्वेश्चंस में तो आपको कभी भी डाउट होने वाला नहीं है। देखो 1-2 क्वेश्चंस तो हमेशा आएंगे, तो उनको आपने ये नहीं करना कि हाँ ये नया आ गया, उनको आपने क्या करना है, उसको याद करना है। ठीक है, उनको भी अपने साथ एड ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये पहला पॉइंट नया आया है, मेरे लिए भी ये नया है सच बताऊं, बट मैंने इसको सर्च करके दिया है। साइनोटिक शिक्षण प्रतिमान ये ग्लेजर के द्वारा दिया गया है, और जो बुनियादी शिक्षा, हाँ ये पुराना पढ़ा हुआ है, गांधी के साथ गॉर्डन ने भी इसको वो किया गया था। ठीक है, तो गांधी के साथ गॉर्डन ने भी इसको किया था, तो आपको ध्यान रखना है बुनियादी शिक्षा। तो आंसर रहेगा यहाँ पर 1। ठीक है, आंसर रहेगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट निकला, आपको ग्लेजर ने साइनोटिक शिक्षण परीक्षण दिया था, तो इसको एड ऑन कर लेना अपने ज्ञान के अंदर। नेक्स्ट है अल्बर्ट वंडूरा। अल्बर्ट वंडूरा सबको पता है, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है ना, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। गौरव सिंह, मैंने आज क्लास ली थी 11 बजे, तुम कौन सी दुनिया में गायब थे। देखो अल्बर्ट वंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो दी है वंडूरा ने, सोशल लर्निंग जो दी है वंडूरा ने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 4th पॉइंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट अटेनिंग। ठीक है, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट अटेनिंग। तो अल्बर्ट वंडूरा ने क्या बोला था भाई, सबसे पहले ध्यान दो, आप कोई भी सामाजिक अधिगम करने जा रहे हो तो वेरी फर्स्ट आपको क्या है, ध्यान देना है, चीजों को अटेंशन देनी है। अटेंशन करने के बाद आप उसको रिटेन करना है, उसको ग्रहण करना है, उसको धारण करना है, फिर आप उसको रिप्रोडक्ट करेंगे, दोबारा से बताएंगे तो जो कमियां हैं उसको संशोधित करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, बच्चे को मोटिवेट देंगे, इंसेंटिव देंगे। तो आपको पता है इंग्लिश में अटेंशन, रिसीविंग या रिटेंशन, मतलब पुनरुत्थान एक तरह से, रिप्रोडक्शन, और फिर इंसेंटिव। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप हैं अल्बर्ट वंडूरा के सोशल अधिगम के। इस क्वेश्चन को 5, 6, 10, 15 जितने स्टार लगाओ, आज तक मैंने कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं देखा, कोई एस्टेट नहीं देखा जिसमें अल्बर्ट वंडूरा से क्वेश्चन आया हुआ। मतलब छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन देता है। ठीक है, परियोजना विधि के स्टेप बताएं। देखिए किसी भी विधि का कोई भी स्टेप हो, तो मैंने आपको वैसे तो परियोजना विधि पढ़ाई थी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, बट फिर भी शॉर्ट में आपको पता है कोई भी चीज है, कोई भी विधि है, तो उसका सबसे पहले आप सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम चयन करेंगे, सबसे पहले 5वां ऑप्शन पाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को हम सिलेक्ट ही तो करेंगे पहले, तो 5वां नंबर का सिलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे भाई, उसका प्लानिंग करेंगे, है ना। मैंने कोई समस्या उसको सिलेक्ट कर लिया, देन आई एम गोइंग टू प्लान डेट, मैं उसको आयोजित कर रही हूँ, मतलब मैं उसकी प्लानिंग कर रही हूँ। प्लानिंग करने के बाद मैं उसको अप्लीकेशन कर रही हूँ, मतलब क्रियान्वयन कर रही हूँ, प्लान करूंगी फिर उसको क्रियान्वयन करूंगी। ठीक है, और फिर उसका क्या करूंगी, इवैल्यूएशन करूंगी, और फिर क्या है उसको वो चेक करूंगी भाई कि इसके वेरीफाई करूंगी क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे भाई, वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आंसर रहेगा 2। तो कोई भी चीज है पहले आप उसको सिलेक्ट करोगे, देन आप उसको अंडरस्टैंड करोगे सिलेक्ट करके, ठीक है, मतलब आयोजित करोगे,
हाँ, बुक में 4 है, वो तो लेखा जोखा हटा देते हैं, कई बार हटा देते हैं, कई बार कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्याजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भाई प्याजे के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है? कोई जन्मजात है? नहीं है। परिवार की मांग है? नहीं है। भौतिक और सामाजिक एनवायरमेंट, मतलब आपका फिजिकल सोशल एनवायरमेंट मिलजुल के इंटेलिजेंस क्रिएट करता है, प्याजे ये बोलता है। तो फर्स्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है? मतलब न्यूनतम अवधान मतलब जिसमें आपको सबसे कम ध्यान लगाना पड़ता है, मतलब क्या ऐसी चीज है जिसमें आप सबसे कम ध्यान लगा के भी सीख जाते हो, वो चीज आपको बतानी है। तो सबसे कम ध्यान किसमें लगाओगे? आदतों के लिए ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है? देखते हैं भाई, आदत तो निकम्मी ऐसी ही पड़ जाती है। अधिगम के लिए तो भयंकर ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ध्यान लगाए बिना समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते, तो भाई इसमें भी मेरे को ध्यान लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं तो पक्का ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन आदतें तो बैठे बैठे पड़ जाती हैं, मतलब यूं ही, यार तू क्या ये खाती नहीं है, तू खा लेना, मैं खा रही हूँ, मेरे साथ बैठ जाना, घूमा ना, बस आदतें तो पड़ जाती है। आदतों के लिए दिद्दा, वो कहते हैं ना, ध्यान लगाने की क्या ही जरूरत है। तो सबसे कम ध्यान की जरूरत है आदत क्रिएट करने में, आदत तो यूं ही पड़ जाती है। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपका जो मोटिवेशन है, तो उसके लिए पूछा है भाई कौन सा सोर्स मोटिवेशन का नहीं है। तो आपको पता है भाई, मोटिवेशन आपका प्रेरक इंसेंटिव है, स्टिमुलस है, चालक है, आदत। आदतें कहाँ मोटिवेट करती हैं? आदतें कोई मोटिवेट नहीं करती, लेकिन आदतें जिंदगी में आगे बढ़ाने का काम जरूर करती हैं। प्रेरणा का स्रोत नहीं है, नहीं, एक सेकेंड, प्रेरणा, स्टिमुलस, एक मिनट, प्रेरित का मतलब क्या होता है? मोटिवेट रहना। तो प्रेरक, मोटिवेटर, ठीक है। तो मोटिवेटर तो आपको मोटिवेट करेगा, बिल्कुल करेगा। चालक, इंसेंटिव है, आपको प्रेरित करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन स्टिमुलस कहाँ होता है प्रेरणा के अंदर? स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। उद्दीपक तो वो चीज है जो आपको आगे बढ़ाता है, मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई चीज आगे बढ़ा रही है, तो वो चीज क्या होता है? उद्दीपन, स्टिमुलस। आदत, आदतें इंसान को प्रेरित तो करती हैं भाई। मेरी अच्छी आदतें हैं तो मैं जिंदगी में अच्छा बनने के लिए प्रेरित होंगी, मेरी बुरी आदतें हैं तो मैं बुरा बनने के लिए प्रेरित होंगी। तो आदतें तो कहीं ना कहीं इंसान को इंस्पायर तो करती हैं। देखो, ये बात अलग है कि कम ध्यान में आदतें आ जाती है, लेकिन लाइफ को इंस्पिरेशन देती हैं आदतें, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंसर रहेगा उद्दीपन। ये कितनी बार साइलेंट कर लिया, साइलेंट नहीं होता क्या पागल सा? ठीक है। तो आदतें इंसान को क्या करती हैं भाई? बिल्कुल इंसान को वो करती हैं, आदत। अरे यार, ये उठ गया क्या फोन? एक मिनट। प्रेरणा का सोर्स नहीं है। प्रेरक बिल्कुल प्रेरित करते हैं, चालक बिल्कुल प्रेरित करते हैं, स्टिमुलस कोई भी चीज जो हमें आगे बढ़ाती है, तो कोई भी चीज जो हमें आगे बढ़ाती है वो प्रेरणा होती है। आदत, अब मेरी आदत बुरी है तो मुझे बुरे काम के लिए प्रेरित करेंगी, लेकिन कई बार बुरी आदत वाला बंदा भी अच्छा बन जाता है, कई बार अच्छी आदत वाला बंदा भी गलत काम कर देता है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो उद्दीपन का मतलब क्या होता है? कोई भी वो चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, कोई भी वो चीज जो आपको स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट जब करेगी कोई चीज आपको अट्रैक्ट करेगी तो वो आपको आगे भी लेके जाएगी, है ना। तो वो इंस्पायर भी आपको करेगी, बिल्कुल करेगी। तो वन ही जाएगा इसका आदत। प्रेरणा का सोर्स नहीं है आदत। आदतें ज्यादा इंस्पायर नहीं करती इंसान को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गंदी आदत है तो गंदा बनेगा। ये ओरल सेंस में बन सकता है, मौखिक सेंस में बन सकता है, बट साइकोलॉजिकल सेंस में नहीं बनेगा। तो आदत को हम आदत ही रखें तो ठीक है, तो आदत ही रहेगा। ठीक है, 25 का रीचेक करूं, एक सेकेंड। पच्चीस है, ब्रूनर ने दिया था कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, बिल्कुल दिया था भाई, ठीक है। आशु बैल ने दिया था ये अग्रिम संगठन प्रतिमान, बिल्कुल दिया था आशु बैल ने ये। गॉर्डन ने दिया था साइनोटिक। एक सेकंड, मैं ग्लेजर और गॉर्डन को चेक कर लूं, मैं एक सेकंड है ना, चेक कर लूं, क्योंकि ग्लेजर ये मैंने ना बहुत पहले बीएड में पढ़ा था, ग्लेजर कि गांधी के साथ बेसिक शिक्षा गोल्डन ने दी थी या ग्लेजर ने दी थी? ग्लेजर बेसिक्स, बेसिक टीचिंग मॉडल ग्लेजर ने दिया था भाई, ग्लेजर ने दिया था, ये बीएड में ही था। सुनो सुनो, ये अपोजिट है, सुनो। ग्लेजर ने दिया था बेसिक टीचिंग मॉडल, ठीक है,
और गॉर्डन ने दिया था साइनोटिक परीक्षण। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज कर देना, मैं नेट पे चेक किया, ग्लेजर ने दिया था बेसिक, ग्लेजर ने दिया था बेसिक वाला और गॉर्डन ने दिया था साइनोटिक वाला, है ना। तो ये चीज आप ध्यान कर लेंगे। ग्लेजर ये नया कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बेसिक एजुकेशन के कुछ स्टेप्स ग्लेजर ने भी दिए थे। ठीक है, हाँ 30 का बिल्कुल ए ही बताया मैंने, 30 का आदत ही आएगा, क्योंकि स्टिमुलेशन कहीं ना कहीं इंसान को इंस्पायर करता है, तो 30 का क्या रहेगा भाई, आदत रहेगा। हाँ ग्लेजर नहीं दिया था, ग्लेजर श्योर है, श्योर मैंने चेक भी कर लिया। बांध देंगे घाट, ठीक है लेजा। तो भाई ये थी आज की क्लास। बेटा ये तो सारी टूट गई, हाय राम। तो क्लास चल रही है मेरी, कोई नहीं, मैं इसको फिर बना दूंगी तेरे लिए, कोई नहीं मैं फिर बना दूंगी। हाँ सो गाइस ये ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं कर दिए हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन रह गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है एक बालक का जो मेंटल स्कोर है वो 110 है। ठीक है, तो उसकी बुद्धि आईक्यू क्या होगा। भाई देखो ये कंफ्यूज करा तुम्हें, एक बालक का मानसिक स्कोर 110 है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो वह बालक क्या है। अब ध्यान से देखो, पढ़ाई में चाहे अच्छा है, चाहे निकम्मा है, चाहे बुरा है, ये आपको बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह लिख के दे रहा है कि उसका जो स्कोर है ना वो 110 है। ठीक है ना, उसका जो स्कोर है वो क्या है भाई, 110 है मेंटल स्कोर। लेकिन मेंटल स्कोर उसका 110 है, तो उसने क्रोनोलॉजिकल स्कोर तो बताया नहीं, और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो क्या है वो। तो देखो वो समायोजित बालक है, मतलब एडजस्टेबल बालक है। कैसे पता चलेगा हमें एडजस्टेबल बालक है वो, बुद्धिमान बालक है, बैकवर्ड तो है नहीं, क्योंकि मेंटल लेवल 110 है, बैकवर्ड तो है नहीं। आप मेंटल लेवल 110 है, वैसे देखा जाए तो मेंटल लेवल 110 बुद्धिमान बच्चे का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समायोजित बालक, एडजस्टेबल बालक भी हो सकता है। सामान्य बालक, अभी मानसिक स्कोर 110 है, तो इसने ये तो बोला नहीं कि इसका क्रोनोलॉजिकल स्कोर कितना है, क्योंकि 110 उसका भी तो हो सकता है, जिसका नो बुद्धि लब्धि वाला भी तो 110 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो आप इस बच्चे को बुद्धिमान बच्चे की कैटेगरी में रख सकते हो भाई, क्योंकि 110 वाला बच्चा है, तो बुद्धिमान की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। यदि वो कहता वास्तविक उम्र 110 है, 90 से 110 वैसे तो सामान्य एवरेज होता है, ठीक है, 90 से 110 वाला बच्चा जो है एवरेज हो सकता है। तो लेकिन 90 से 110 जब उसका आईक्यू निकले, तो 110 यदि उसकी मानसिक आयु है, तो भी तो उसका आईक्यू मतलब 90 से 110 निकल सकता है। तो आप इसको एवरेज पीपल, एवरेज चाइल्ड की कैटेगरी में भी ला सकते हो। तो प्रायोरिटी देना हो तो आप इसको एवरेज ही देना फिलहाल के लिए, ठीक है, एवरेज चाइल्ड ही कहना, क्योंकि इसने कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रखा स्टेटमेंट में, तो सामान्य बच्चा ही होगा ये। ठीक है, तो सामान्य बच्चा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना 110 वाला बुद्धि है तो ऐसा होगा ऐसा होगा, तो सामान्य ही कहोगे आप इसको। ठीक है भाई, सो गाइज ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस मॉल टेस्ट पेपर नंबर 1। तो होप सो आप बताओ ये सीरीज कंटिन्यू रखें या पीवाईक्यू करें। बट पीवाईक्यू भी करवा दूंगी एग्जाम से पहले, चाहे मैराथन लेके करवाऊं, डोंट वरी, पीवाईक्यू तो जरूर करवाऊंगी, 200% करवाऊंगी। ठीक है, साथ में सुबह में मेरी अभी 2-4 दिन है ना कुछ क्लास चल रही है एक इंपॉर्टेंट, देखूंगी मैं इंग्लिश की शुरू कर दूंगी सुबह में, नहीं तो शाम के जैसे 4-5 बजे, क्योंकि अब जो इवनिंग शेड्यूल था ऐप का वो बिल्कुल फ्री हो चुका है, तो शाम को 4-5 बजे के आसपास भी मैं शेड्यूल देखती हूँ, शुरू कर सकती हूँ। नहीं 4:30 ईवीएस होगा ना, मतलब इंग्लिश का मॉल टेस्ट पेपर मैं साथ 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 रखूंगी, साइकोलॉजी के बिल्कुल साथ खत्म हो जाएगा इंग्लिश का भी। ठीक है, इंग्लिश के तो 15 क्वेश्चन है ना, यहाँ तो 30 क्वेश्चन है, तो एक दिन में एक होगा, इंग्लिश के मैं एक दिन में 2 करवा दूंगी आपको। ठीक है भाई, तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी तुम्हें नई सीरीज बता देना कमेंट करके, क्योंकि आपको पता है मैं आपके लाइव कमेंट्स को तो नहीं देखती हूँ, लेकिन बाद में जो आप कमेंट्स करते हो मैं जरूर देखती हूँ। और हिंदी का जो लास्ट सेट है उसको तो कल करवा दूंगी, डोंट वरी। और एस्टेट क्रैश कोर्स, कुछ बच्चे लिख रहे थे कि मैम आप हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं, कि आप हमारा रिप्लाई नहीं करते, तो मैं सबको लास्ट में करके जाती हूँ। मैं पूरे सेशन के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिया, पूरे सेशन में आपके 3 ही क्वेश्चन थे, मैराथन 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 करवा दो। तो भाई सीधी सी बात है, जो मेरे बस में थी मैंने करवा दी, किसी भी टीचर के ऊपर मैं कंपेल नहीं कर सकती, सब टीचर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ठीक है, कोई करवाए करवाए, ना करवाए ना करवाए, मैं नहीं पीछे पड़ती। तो जो मुझसे होता है, जितना मुझसे होता है मैक्सिमम, शट डाउन कर दूंगा इसको, जो मुझसे होता है, जितना मुझसे होता है मैक्सिमम मैं आप लोगों को करवाती रहती हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं आप लोगों को करवाती रहूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे बस में है। और जितना मेरे बस में एनसीईआरटी की सीरीज, ये वो फलाना दकड़ा सब कुछ मैं करवा देती हूँ तुम्हें। और वैसे भाई क्या बच्चे की जान लोगे, अब बच्ची तो नहीं हूँ, बट अब इतनी जान ना लो, ये भी करवा दो वो भी करवा दो, जितना होगा करवा देंगे।
क्रैश कोर्स एस्टेट अचीवर एकेडमी आपके ऊपर है, मोस्ट बेनिफिशियल है। पढ़ने वाला बच्चा 20 दिन में भी पढ़ के उससे एग्जाम क्रैक कर सकता है। उसके अंदर 90 नंबर का कंटेंट है। कोई बच्चा ये सोचे कि क्रैश कोर्स में मुझे सब्जेक्ट मिलेगा, पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट सबके अलग अलग होते हैं, किसी का हिंदी, किसी का इंग्लिश, किसी का मैथ, तो सब्जेक्ट कैसे मिल सकता है आप लोग खुद बताओ। ठीक है, तो क्रैश कोर्स 90 मार्क्स का है, बट सबसे बड़ी गलती यही करता है बच्चा, या तो सब्जेक्ट के पीछे बढ़ जाएगा। एस्टेट पास करवाने में सबसे बड़ा रोल आपका वो होता है 90 मार्क्स, क्योंकि वहां पर जो कंटेंट है वो फिक्स होता है। 70 तक नंबर ले लेता है बच्चा, 75 तक। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, और किसी भी टाइम कोई भी क्लास में आजकल ले लूंगी भाई, रात वाला टाइम फिक्स है, बाकी पूरे दिन में कोई टाइम फिक्स नहीं है मेरा, मैं कभी भी कोई भी क्लास ले सकती हूँ। तो नोटिफिकेशन आपका ऑन होगा, सब्सक्राइब करके आपने रखा होगा तो शायद आपको मैं मिल जाऊंगी लाइव। अदरवाइज कुछ शॉर्ट्स क्लासेस, आजकल मैंने एक सीरीज आज शुरू किया, इंग्लिश लिटरेचर इन शॉर्ट्स, देखा हो आपने, तो शॉर्ट लिटरेचर के पॉइंट्स, शॉर्ट्स कुछ मैं रिकॉर्ड करके भी डालती रहा करूंगी। ठीक है भाई, सो बाय बाय, टेक केयर। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि हाँ भाई बच्चों को मेरी क्लास पसंद है, तो आगे आगे क्लास बनाने के लिए। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर। ईवीएस की क्लास कल 4:30 लगेगी। बाकी ईवीएस का बैच तो बहुत रिलायबल है, सर ने बहुत बेस्ट ईवीएस करवा रखी है आपके ऊपर। हाँ हाँ, बाकी प्रैक्टिस यूट्यूब पर करवाएंगे कल 4:30 बजे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन एकेडमी, दैट इज अचीवर्स एकेडमी। आई एम योर फ्रेंड, योर गाइड निशा शर्मा। कैसे हैं सभी लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो हाजिर हैं हम अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया है कि मंडे से मैं आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस ना करवा के पीवाईक्यू ही करवा दूं पहले, क्योंकि पता है पीवाईक्यू थोड़े से ज्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, और पीवाईक्यू से हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, लेकिन साथ साथ मुझे लग रहा है मैं प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको शुरू करूं, वो ज्यादा बेहतरीन होगा। बाकी तुम अपनी राय कमेंट कर देना कि यही सीरीज रखूं या पीवाईक्यू, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये तो तुम मैनेज कर लोगे, और पीवाईक्यू बहुत स्टैंडर्ड के हैं, उनको समझाने और पढ़ाने की आवश्यकता शायद मुझे ज्यादा है। बाकी तुम कमेंट कर देना, तुम्हारे हिसाब से चलती हूँ मैं तो। हाँ, बट इसके इंग्लिश के सारे करवा दूंगी। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इट्स अ मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2, जो अपनी खुद की बुक है भाई, उसी का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 है। तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बाय हुम वाज द थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट ऑफ अडोलसेंस। अडोलसेंस की आकस्मिक विकास को इंग्लिश में बोलेंगे सडन डेवलपमेंट। ठीक है, सडन डेवलपमेंट कि सडन डेवलपमेंट का जो सिद्धांत था, तो वो किसने दिया था कि बच्चों का विकास एकदम हो जाता है, आकस्मिक हो जाता है, अचानक से बच्चों का विकास हो जाता है। तो ये बात किसने बोली थी? तो ये बात किसने बोली थी? ये बात स्टैनले होल। आपको पता है जब बच्चों का कोई भी तीव्र अग्रिम इस टाइप का कुछ भी है, कुछ टेंशन ना लो, मतलब जो भी करवाऊंगी तो मैं बेस्ट करवाऊंगी। ये क्वेश्चंस भी करवाऊंगी तो बहुत सारा कंटेंट साथ होगा, पीवाईक्यू करवाऊंगी तो उसमें भी। ठीक है, बट मुझे मंडे से लगता है पीवाईक्यू लूंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, एक बार उनको करवा के शांति से हो जाएगी। तो 1904 में स्टैनले हॉल, आपको पता है स्टैनले हॉल जिसने किशोर अवस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था बोली थी, किशोर अवस्था का एक विकासात्मक सही तरीके से अध्ययन करने वाला भी जो पर्सन था पहली बार, वो कौन था भाई? स्टैनले हॉल है। ठीक है, वो क्या है? स्टैनले हॉल है, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर रहेगा स्टैनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में बोलूंगी क्वेश्चन। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है। ठीक है,
थोड़ा सा आज का प्रैक्टिस सेट ब्लर हो सकता है क्योंकि मुझे ना ध्यान नहीं रहा और मैंने स्क्रीनशॉट फटाफट में लिए हैं, तो थोड़ा सा ब्लर होगा। तो अपने फ़ोन का जो 3 डॉट पे चले जाओ, दिख रहा है यार, मैं सामने मैंने फ़ोन रखा हुआ है, अपने फ़ोन के 3 डॉट पे जाओ और अपने फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ा लो, ठीक है? नहीं तो मॉडल टेस्ट पेपर सबके पास आगे खोल के रख लो। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता का वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है। तो ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि भाई जो मेरी मोरलिटी है ना, जो मेरी मोरलिटी है, वो जो भी मेरे सामने सोसाइटी है, सामाजिक मापदंड है, मैं उनके अकॉर्डिंग अपनी मोरलिटी को देखता हूं। तो आप सबको पता है, जब भी मोरलिटी सामाजिक मापदंडों से निर्धारित आ जाती है तो वो कोहलबर्ग के तीसरे लेवल पर चली जाती है, ठीक है? वो कोहलबर्ग के किस लेवल पर चली जाती है भाई? तीसरे लेवल पर। और तीसरे लेवल का नाम क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसको नैतिकता का पश्च पारंपरिक स्तर बोलते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हम उसको बोलते हैं। तो आंसर रहेगा 3, ठीक है? आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास, मतलब इस पे 10, 12, 15 जितने स्टार लगाओ ना उतने कम है। मैंने क्या बोला? 10, 12, 15, 20 जितने मर्जी स्टार लगाने हैं ना उतने लगा लो। एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोसामाजिक विकास है कुछ भी नहीं, 8 अवस्थाएं हैं, बट हर बार घुमा फिरा के इन अवस्थाओं में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो उनको मैच करो करवा लेगा या उनका एज पूछ लेगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या पूछ रहा है? ये कुछ एजेस इसने दे रखी हैं, मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी 8 की 8 एजेस को देख लो, फिर इजीली खुद ही मैच कर लेना, ठीक है? एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी थी मनोसामाजिक विकास की। एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी थी, ठीक है? मैं सबको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहली अवस्था थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्वास मतलब बनाम है विश्वास। मतलब एरिक्सन क्या कहता है कि जो बच्चा होता है वो साइको और मतलब मनोसामाजिक तरीके से सारी उम्र बढ़ता रहता है, सारी उम्र उसका जो है डेवलपमेंट होता रहता है। तो वो क्या बोलता है डेवलपमेंट में कि 8 अवस्थाएं होती हैं। मीन्स वो क्या दिखा रहा है? वो सोसाइटी के 2 तरीके दिखा रहा है। एक तरफ सोसाइटी ऐसी है, एक तरफ सोसाइटी ऐसा है। तो वो कहता है यदि सोसाइटी पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव वे में, मतलब पॉजिटिव वे में जिंदगी में बढ़ोगे, यदि सोसाइटी नेगेटिव है तो नेगेटिव वे में बढ़ोगे। तो 8 एजेस का टाइम आपको पता होना चाहिए, हर बार पेपर में आया है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 1.5, मतलब सबसे पहले जो बच्चा होता है वो या तो सोसाइटी को ट्रस्ट की नजरों से देखता है। आप बच्चे के साथ अच्छा अच्छा बिहेवियर करोगे तो बच्चे का एक ट्रस्ट बन जाएगा कि हाँ, जिस दुनिया में आया हूं ये दुनिया बहुत अच्छी है, सीधी सी बात है। और यदि आप उसके साथ मिसबिहेव करते हो, बच्चे को मारते हो, पीटते हो, तो बच्चा सोचेगा यार दुनिया बहुत बेकार है, और वो क्या करेगा भाई? मिसट्रस्ट करेगा, सीधी सी बात है। फिर वो क्या है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। पहल ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, फिर क्या होता है? ऑटोनॉमी होता है स्वायत्तता, मतलब खुद, जिसको आप क्या बोलते हो? स्वायत्तता बनाम संदेह। अब जो बच्चा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा तो वो ऑटोनॉमी करेगा, स्वायत्तता करेगा किसी भी चीज के साथ, एक तरह से अपनी मर्जी से उस चीज को आपको बता पाएगा। और यदि आप उसको हक नहीं दोगे बोलने का, आगे बढ़ने का, तो वो डाउट में रहेगा जिंदगी में, ठीक है? तो टाइम है 1.5 साल से 3 साल। पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब जिस बच्चे को आप ऑटोनॉमी देते हो, स्वतंत्रता देते हो कि बेटा तू जिंदगी में कुछ कर ले, तो कोई भी काम होगा वो इनिशिएटिव करेगा, वो आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा ना कुछ बच्चे कैसे होते हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। क्लास में आपने देखा होगा कई बार टीचर कहेगा कोई सुनाई हो रहे कुछ, शनिवार को जैसे हमारे जमाने में बाल सभा होती थी तो बच्चों को कहा जाता सुनाई हो रहे, कौन सा के सुना होगा। अब जिस बच्चे का पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट हुआ है वो बिल्कुल नहीं शर्माएगा कि भाई ये शुरुआत करे, अरे कोई नहीं खड़ा हो रहा, निशा शर्मा खड़ी हो जाएगी, टेंशन ना लो मैडम, भजन सुना दूंगी, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? और कई बच्चे एक दूसरे को उंगली मारेंगे, पहले तू खड़ी हो जा, पहले तू खड़ी हो जा, और फिर दूसरा तीसरा 2-3 सुना लेंगे ना, फिर जाके उसके अंदर आएगा हाँ यार मैं भी खड़ा हो जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर इनिशिएटिव करने का दम होना चाहिए। क्या है, कोई पहल नहीं कर रहा, आप पहल कर दो, क्या दिक्कत है जिंदगी में? लेकिन एरिक्सन क्या कहता है भाई? पहल वही करेगा जो जिंदगी में ट्रस्ट और ऑटोनॉमी के साथ आगे बढ़ा है, अदरवाइज दूसरा क्या करेगा भाई? अपराध में ही रह जाएगा, नहीं मैं नहीं बोलता, ये है वो है। फिर इसका टाइम है 3 से 5। फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इंडस्ट्री मतलब परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता का मतलब क्या होता है? परिश्रम बनाम हीनता का मतलब क्या होता है कि बंदा क्या करता है? परिश्रम करता है, ठीक है? अरे यूं मत हंसो, मैं भजन भजन सुना दिया करती। एक्चुअली है ना, हमारी एक टीचर थी इंग्लिश की, मुझे बहुत ही पसंद थी वो। उनके ना हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। पहले तो है ना मैं गाने सुनाती थी, चाहे मेरी आवाज़ अच्छी ना हो, मैं गाने सुनाया करती शनिवार को बाल सभा में। फिर जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए ना, वो हमारी इंचार्ज थी, तो फिर गाने सुनाती, क्या मैं अच्छी लगती। फिर उन मैडम को ना भजन अच्छे लगते थे, तो मैं चेतावनी शब्द सुनाती थी ऐसे ऐसे बहुत अजीब अजीब से, क्योंकि मुझे अच्छे लगते थे। हमारे घर में मम्मी सुनती थी
तो मुझे कभी कभी अच्छे लगते थे चेतावनी शब्द, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, ऐसे ऐसे वाले थोड़े थोड़े, तो मैं सुना देती थी, उन मैडम को बड़े अच्छे लगते थे, संतुष्टि मिलती थी उनको। हाँ, भजन बहुत गाए हैं मैंने, इंडस्ट्री अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ, सुदेश ने सही गैस करा है, क्योंकि शी इज़ माई क्लासमेट और माई 8th and 10th क्लास फ्रेंड। हाँ, सुदेश मैम जो इंग्लिश के थे, है ना सुदेश, तुझे याद होगा मैं हमेशा भजन सुनाती थी। और एक दिन बीएड वालों का टीचिंग प्रैक्टिस आया था, जैसे बीएड वाले टीपी लगती है ना, तो मैंने एक गाना सुनाया था, तुझे याद हो तो कमेंट कर कौन सा सुनाया था, देखती हूँ तुझे कितना याद है। चलो नाउ कम टू द पॉइंट। इंडस्ट्रीज वनाम इन्फीरियरिटी, तो इसके अंदर क्या होता है 6 to 12, मतलब एक बंदा प्रीशर्मी होता है और एक बंदा बड़ा इन्फीरियर फील करता है। मतलब एक क्या होता है भाई, प्रीशर्मी होता है, और एक क्या करता है, इन्फीरियरिटी फील करता है कि भाई अब जो पॉजिटिव वे में बढ़ेगा वो परिश्रम करेगा, आगे बढ़ेगा, और जो परिश्रम नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो इन्फीरियर रहेगा, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं करा, मेरे को तो कुछ कर लेना चाहिए था, ये है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल। अब जो परिश्रम करेगा, जो आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है उसकी पहचान बनेगी, बिल्कुल अच्छे से उसकी पहचान बनेगी, और जो मतलब पहचान नहीं बनाएगा तो उसकी पहचान नहीं बनेगी, सीधी बात है। फिर इंटीमेसी बनाम आइसोलेशन, फिर एक बंदा इंटीमेट रहेगा, मतलब दूसरों से घुल मिल के रहेगा, इंटीमेट रहेगा, और जो नेगेटिव वे में हुआ वो आइसोलेट रहेगा, तो 18 से 35। फिर जनरेटिव बनाम स्टेग्नेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, डिटेल में मैंने वीडियो करवा रखी है, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिखे मैंने। और उत्पादकता बनाम स्टेग्नेशन होता है ठहरा हुआ आ जाना जिंदगी में। अब जो पॉजिटिव वे में है वो तो जनरेटिव बनेगा, दूसरा के लाइफ में स्टेग्नेशन आ जाएगा 35 से 36। फिर इंटीग्रेटेड लास्ट वाला जो स्टेप होता है डेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन वर्सेस डिस्पेयर। अब जो पॉजिटिव वे में बढ़ा है वो तो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, ठीक है, अच्छे वे में जिंदगी में आगे बढ़ेगा, और जिसने पॉजिटिविटी के साथ नहीं बढ़ा वो डिस्पेयर, उसके हाथ पूरी जिंदगी की निराशा जो है उसके साथ रहेगी। ये सुदेश बिल्कुल सही, तुझे तो मेरा भजन भी याद है यार, कमाल है। चलो क्लियर, हाँ तो मैच कर लो भाई, किससे कौन सी एज मैच हो रही है। तो आस्था बनाम, ये इंग्लिश में मैंने नाम याद किए थे, बस इसका जो थर्ड है वो सही मैच होता है। ठीक है, ये मैंने सारे तुम्हें बता दिए हैं, मैच कर लेना। नेक्स्ट है अभिकर्मित अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया था, जिसको हम प्रोग्राम लर्निंग बोलते हैं। तो मैं कई बार ये क्वेश्चन बचा चुकी हूँ, प्रोग्राम लर्निंग अभिक्रमित अधिगम क्या होता है, जिसमें बिना टीचर के, मतलब बिना टीचर की हेल्प के बच्चा सीखता है, बिना टीचर की हेल्प के बच्चा समझता है। जो कंप्यूटर असिस्ट अधिगम होता है, कंप्यूटर के बिना जो अधिगम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकर्मित अधिगम बोलते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलते हैं। तो ये स्कीनर के द्वारा दी गई थी, आपको पता अभिकर्मित अधिगम होता है कंप्यूटर के द्वारा सीखना या सिखाना, इसको हम अभिकर्मित अधिगम प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, स्कीनर ने दिया था, और इसके दो भाग थे, एक लीनियर था और एक ब्रांचिंग था। ठीक है, रेखीय अधिगम और शाखीय अधिगम, रेखीय अधिगम और शाखीय अधिगम। तो जो रेखीय अधिगम है, लीनियर जो लर्निंग है, लीनियर रेखीय अधिगम, वो किसके द्वारा दिया गया है भाई, स्कीनर के द्वारा। और जो शाखीय अधिगम है वो ध्यान रखना नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा दिया गया है शाखीय अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से छोड़कर अन्य को ध्यान रखता है। मतलब अधिगम में आप इवेल्युएशन कर रहे हो, लर्निंग के अंदर आप मूल्यांकन कर रहे हो, तो मतलब एक स्टेप ऐसा जो मूल्यांकन के अंदर नहीं आता, बाकी 3 स्टेप मूल्यांकन के अंदर आते हैं, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहला है विद्यार्थियों की दक्षता, मतलब विद्यार्थियों में क्या एबिलिटी है, विद्यार्थियों ने कितना सीखा है। तो डेफिनेटली विद्यार्थियों की एबिलिटी मूल्यांकन के अंदर होती है। ठीक है, बिल्कुल होती है। विद्यार्थियों की अधिगम शैली, उन्होंने कैसे सीखा है, कौन से स्किल्स यूज किए हैं, तो ये भी लर्निंग के अंदर होती है, बिल्कुल। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, स्टूडेंट्स की नीड्स बिल्कुल होती हैं लर्निंग के अंदर। विद्यार्थियों की आदतें नहीं होती भाई, आपको पता है विद्यार्थियों की जो आदतें हैं, आदतों का मूल्यांकन से क्या लेना देना है ना। तो विद्यार्थियों की आदतें इज नॉट द पार्ट ऑफ यूर इवेल्युएशन। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये इवेल्युएशन का क्या होती हैं, पार्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की दिशा में वस्तु स्थायित्व। कई बार बता चुकी हूं मैं, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होता है कि बच्चे को ये पता होता है कि ये चीज फिक्स है। जैसे कि पुराने जमाने में एक बच्चे है, उसके सामने कोई चीज रख दी, आपने उस चीज को उठा लिया, फिर आप बच्चे को पागल बना देते हो ना, चिड़िया लेगी काको लेगी चिड़िया लेगी, है ना, चिया लेगी ऐसे कर देते हैं। बच्चा कहता है मैं पागल नहीं हूं, कोई चिड़िया विड़िया नहीं लेगी, उसको पर्दे के पीछे है वो। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, उसको पता है कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंट था। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट स्थायित्व, वस्तु का स्थायित्व भी इसी एज में आता है,
और वस्तु का अस्थायित्व भी इसी एज में आता है, क्योंकि जब प्याजे की पहली अवस्था शुरू होती है 0 से 2 वाली, तो बच्चे को पता ही नहीं होता चीज है या नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अस्थायित्व भी इसी एज में आता, ध्यान रखना। और लास्ट में जब इस एज में चला जाता है 1.5 साल से 2 साल के अराउंड, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। 18 से 24 महीने यदि मैं बात करूं, इसका सही टाइम होता है 18 से 24 महीने, जब बच्चे में क्या आ जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, मतलब 1.5 साल से 2 साल के बीच। तो आंसर रहेगा सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं हिंदी के अंदर। सब सही दे रहे उत्तर, मतलब गणेशाने हो गए। तो चलो नेक्स्ट है, संरक्षण का कौन सा सिद्धांत है जो मौजूदा पदार्थ की मात्रा को बताता है? इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। द कॉन्सेप्ट विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ एग्जिटिंग सब्सटेंस। कंजर्वेशन की कौन सी चीज है जो आपका जो सब्सटेंट है उसको दिखाता है, तो वो किसके अंदर है? मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। एक्चुअली जो पब्लिकेशन हाउस वाले थे आज वो छुट्टी पे थे शनिवार की वजह से, तो उन्होंने पीपीटी नहीं भेजी, मंडे को भेजेंगे दोनों भाषाओं में। आज जैसे ही काम चला लो। तो ये वजन पर होता है, मतलब ये वेट पर है, ये एरिया के ऊपर होता है, ये मास पे होता है, या ये लेंथ के ऊपर होता है। तो ये कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, आप चीज का जब बाहरी आकार कुछ भी बदल देते हो तो उसका जो मास है उसका वो चीज चेंज नहीं होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा ये गिलास है और ये गिलास है, तो बच्चे को पता है इनके अंदर की जो चीज है ना इक्वल है, तो क्या चीज है मौजूदा पदार्थ, तो मास, ठीक है, वो सेम रहता है चाहे आप कोई स्थिति उसकी बदलते रहो। तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा की कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? भाई किशोर अवस्था है, बच्चों को कुछ गाइड करना है, आपको लाइफ में कुछ मार्गदर्शन करना है, बच्चों को कुछ गाइड करना है। इफ यू वांट टू गाइड द स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन अडोलसेंस, तो अडोलसेंस में क्या रिक्वायर्ड होगी? तो देखिए, सेक्स एजुकेशन बिल्कुल बच्चों को देनी चाहिए। आजकल तो बच्चे वैसे ही भटक जाते हैं, मोबाइल फोन इतने हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए सही और गलत का। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन उनको बिल्कुल दी जानी चाहिए, 100% दी जानी चाहिए। मानवता, ह्यूमैनिटी तो सबसे बड़ी चीज है भाई। आजकल के बच्चों में हर चीज है लेकिन मानवता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, जिंदगी में आए हो तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, तो मानवता तो बहुत जरूरी है। वैल्यूज, वैल्यूज ही नहीं है जिंदगी में तो है क्या फिर जिंदगी, है ना। तो इसका मतलब सभी चीजें होनी चाहिए भाई। किशोरों को यदि आपको सही बनाना है तो आपको सभी चीजों की शिक्षा किशोरों को देनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर सही है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु एक नमूने का अनुगमन करती है। मतलब हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है लेकिन उनका जो तरीका होता है, नमूना होता है, सिस्टम होता है, नमूना इन द सेंस इंग्लिश में, द पेस ऑफ डेवलपमेंट इज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट फॉलो द सिंगल पैटर्न। लेकिन ये एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, नमूना इज अ पैटर्न, ठीक है। तो एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। तो क्या है ये? एडी से चोटी, एडी से चोटी तो कुछ है ही नहीं, एडी चोटी का जोर लगा ले, है ना। तो मत एडी चोटी का जोर लगा दो भाई एग्जाम पास करने में। अव्यवस्थित, अनसिस्टमेटिक नहीं है। जब पहले ही बेचारा कह रहा है कि पैटर्न्स में होती है तो बताने की जरूरत है भाई, पैटर्न में होती है तो सीधी सी बात है क्रमबद्ध होगी और सिस्टमैटिक होगी तभी तो वो पैटर्न्स में होगी, है ना। तो क्रमबद्ध और सिस्टमैटिक आंसर रहेगा, क्रमबद्ध और सिस्टमैटिक। तुम ये ABDDC लिख रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा तुम किस क्वेश्चन का लिख रहे हो। ऐसे लिखा करो 10 का 2, 10 का 3, ताकि मुझे पता चले कि तुम सही उत्तर लिख रहे हो। क्या पता किसका ABDDC लिख रहे हैं। ABCD छोड़ो, चलो पढ़ो आगे। एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है किससे प्रेरित होता है? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक छात्र नंबर चाहता है, नंबर, कि भाई मुझे बहुत अच्छे नंबर मिल जाए, ठीक है। अंक अर्जित करना चाहता है, नंबर चाहता है वो, तो वो किस प्रकार से मोटिवेट है, मतलब किस प्रकार से कार्य कर रहा है? आवश्यकताओं को जानना, आवश्यकताओं की जानने के लिए ना भाई, आंतरिक कारण, बाह्य कारक या महारत हासिल करना चाहता है। अब नंबर हासिल करके इतनी भी बड़ी महारत नहीं है कि बहुत बड़ी महारत वो हासिल कर रहा है, नंबर हासिल करके ज्यादा महारत नहीं है। अब एक छात्र जो अंक अर्जित करना चाह रहा है भाई, अंक अर्जित करना चाह रहा है, वो नंबर लेके दिखाना चाह रहा है लोगों को, तो अंक अर्जित कर रहा है, नंबर लेके दिखाना चाह रहा है, तो वो कैसा कारक है भाई? बाहरी कारक, ठीक है। कैसा कारक है वो? बाहरी कारक। तो आंसर रहेगा सी, आंसर रहेगा सी। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य कर लेती है जो अधिकतर बच्चे 5-6 में करते हैं। मतलब आशा नाम की एक लड़की है भाई, वो मतलब वो काम 14 साल में कर पाती है जो बाकी बच्चे 6-7 की उम्र में कर लेते हैं। मतलब 6 साल की उम्र में जो आपने काम किया है, आशा वो काम 14 साल की उम्र में कर रही है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में कहना चाहता है। तो आशा की क्या दिक्कत है? तो आशा को क्या दिक्कत है इंग्लिश में देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो आशा को क्या दिक्कत है भाई?
मेंटल डिसेबिलिटी, कि उसको कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, कोई उसको डिसेबिलिटी है, खाली कोई शारीरिक रूप से अपंग है, वो उसकी हेरिडिटी है ये, या वो कुपोषण का शिकार हुई है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हुई है। अब ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस को। भाई अपंगता कोई वो नहीं है, अपंगता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कुछ खास करने में रोकेगी। अपंग लोगों ने तो गोल्ड मेडल लिए हैं इंडिया में, है ना। तो अपंगता ऐसी चीज नहीं है जो 6 साल का 14 साल का बच्चा वो ही कर सकता है, अपंग बच्चा भी जो नॉर्मल 14 साल का कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम नहीं लाएंगे बिल्कुल भी। मेल न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, मेल न्यूट्रिशन का तो कोई सीन ही नहीं है, हेरिडिटी थोड़ी ना है उसकी। तो ये क्या है भाई, उसकी मेंटल डिसेबिलिटी है, बेचारी को कोई दिक्कत है मेंटली, तो इसीलिए वो 6 साल की उम्र वाला काम 14 साल में जाके कर रही है। तो आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिविटी। इंग्लिश वाले परेशान ना हुआ करो, मैं हर एक शब्द बोल रही हूँ। विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? गलत पूछा ना इसने, तो आपने चेक करना है भाई क्या सही है। इसका मतलब 3 तो सही होंगे, चौथा गलत होगा। देखते हैं। सृजनात्मकता व बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। जो आपकी क्रिएटिविटी होती है और इंटेलिजेंस है, सदैव साथ साथ चलते हैं। गलत है भाई। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है, इसने ही पूछा है। मतलब बाकी चीज तो सही है, एक चीज क्या है, गलत है। ये कह रहा है सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है। सृजनात्मकता व बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। देखो सृजनात्मकता और बुद्धि का मतलब तो होता है, लेकिन हमेशा साथ चलते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसको। अगला, सृजनात्मकता में फ्लेक्सिबिलिटी होती है भाई, बिल्कुल होती है, 100% नहीं 200% होती है। सृजनात्मकता यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पूरी दुनिया जहान में क्रिएटिविटी पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है, कई बच्चे कहेंगे जैसे मैडम आप तो क्रिएटिव नहीं हो, आपको तो ड्राइंग का डी भी नहीं बनाना आता। फिर भी क्रिएटिविटी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सारे जहान में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल बोलेंगे इसको। क्रिएटिविटी में अहम का समावेश होता है। क्रिएटिविटी जो होती है वो अहम को इंक्लूड करती है। अहम मतलब क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स ईगो, कि क्रिएटिविटी के अंदर जो है ईगो आ जाता है। भाई जब आप एक अच्छे क्रिएटिव हो जाते हो तो क्या आप ईगोइस्ट हो जाते हो? अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिएगा। सृजनात्मकता व बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। वैसे तो सही बताऊं, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है इसके अंदर, और ऑप्शन नंबर 4 भी इसके अंदर गलत है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, बट हमें दोनों में से एक को चूज करना है, ठीक है। दोनों में से एक को चूज करना है, तो एक किसको चूज करोगे? मतलब दिमाग लगाओ, दोनों ही ऑप्शन गलत है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपके सामने दोनों ही ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है। रियलिटी ये है, ठीक है, क्योंकि सदैव साथ साथ नहीं चलती है, कभी कभी हो सकता है। लेकिन जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो हम दिमाग लगाएंगे कौन सा ज्यादा नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी कहीं अहम तो नहीं लेके आती, हर किसी में क्या क्रिएटिविटी अहम ले आती है? हर क्रिएटिव बंदा इगोइस्ट होता है? ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है ना। तो फिर हम आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे, ठीक है। आंसर क्या करेंगे? हम डी करेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब 2 ऑप्शंस हमारे पास सिमिलर लगे और हमें लगे यार दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस देना है कि ज्यादा गलत कौन सा है, ठीक है, फिर उसको आंसर करना है। तो ज्यादा गलत आपका 4 है, क्योंकि भाई बुद्धि और क्रिएटिविटी का फिर भी संबंध है, ठीक है ना, तो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर प्याजे और वाइगोस्की के विचारों का सही वर्णन करता है? कि विच इज द स्टेटमेंट दैट राइटली करेक्टली डिस्क्राइब द प्याजे एंड वाइगोस्की लैंग्वेज थ्योरी। तो प्याजे के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता। प्याजे के अनुसार विचार सबसे पहले आता, बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता, नहीं, प्याजे ने कहा है। वाइगोस्की कहता है कि भाषा और मतलब वाइगोस्की क्या बोलता है भाई, पहले भाषा आती है इंसान में, फिर विचार आते हैं। प्याजे कहता है पहले इंसान के जो विचार होते हैं वही भाषा के रूप में बनते हैं, ठीक है ना। दोनों विचारों को भाषा उभारने का माना जाता है, दोनों भाषा को बच्चों के विचार उभारने का नहीं। प्याजे क्या कहता है भाई, प्याजे के अकॉर्डिंग जो आपके थॉट्स है ना, प्याजे कहता है जो आप सोच रहे हो ना वही लैंग्वेज बन के सामने आएगा, ठीक है, जो आपके सोच है वही लैंग्वेज बन के आएगा। लेकिन वाइगोस्की कहता है ना भाई, जो तुम्हारी भाषा है ना, जो तुम्हारी लैंग्वेज है वही तुम्हारे थॉट्स होंगे, ठीक है। तो आंसर रहेगा 1, आंसर रहेगा 1। कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण है? डेवलपमेंट डिसएबिलिटी। कौन सा डेवलपमेंट डिसएबिलिटी विकासात्मक विकास का उदाहरण है? ठीक है, दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता मतलब आपको हियरिंग इंपेयरमेंट है, आपको विजन से संबंधित जो है इंपेयरमेंट है, आपको कोई कुष्ठ रोग है,
या आपको कोई बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो विकासात्मक जो विकार होता है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी होता है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो आंसर रहेगा भाई 3। ठीक है, आंसर रहेगा 3। यस। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। हाँ भाई, लड़के तो महान है, मैथ को यूं यूं सोल्व कर देते हैं, और लड़कियां बेचारी मैथ नहीं आता मैडम मुझे मैथ, मैडम मैथ में मेरा हाथ बहुत टाइट है, मुझे ना मैथ नहीं आता मैडम बिल्कुल भी, मैडम मैं मैथ के नंबर छोड़ दूं। लड़के कहेंगे क्या है जी, मैथ तो हम कर लेते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से, ये रियलिटी है ना कहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, लड़कियां टॉपर है आजकल मैथ में, लड़के नहीं है। तो कहने का मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते। कुछ स्ट्रोक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी, कुछ लेप्रोसी बोलते हैं कुछ स्ट्रोक को। तो भाई तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि लड़के ऐसे, जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसे हो ना, छोकरे ऐसे छोकरी ऐसी, तो इसका मतलब वो जेंडर बायसेस है, इसका मतलब वो हमारी सोसाइटी की एक धारणा है जो कि गलत बनी हुई है। आजकल गर्ल्स कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, हाँ, तो ये जेंडर पक्षपात है, ये जेंडर बायस है। कोई भी स्टेटमेंट ऐसी आए ना, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़कियां तो चूल्हा चौका ही करती हैं। आजकल उल्टा सीन है, लड़कियां बैठी हैं सोफे पे, पति बर्तन मांज रहा है ना। तो आजकल तो जमाना पलट गया भाई, बट हम तो ऐसे नहीं है, हम तो अब भी पुराने जमाने वाले ही हैं, जेंडर बायसी से ग्रसित, कि ना छोकरा है मेरा, बैठ रहे थे आराम से। बट मैं मतलब उल्टा करवा रही हूँ, अंश से मैं कुछ कुछ बनवाती हूँ, सैंडविच पिज्जा पूजा। मैंने कहा बनाया कर रहे छोरे, सीख ले कुकिंग शुकिंग, है ना। काव्या से नहीं बनवाती। तो आंसर रहेगा 1, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आई जस्ट लव दिस चैप्टर, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर इन साइकोलॉजी। इसको पढ़ाने में मुझे वो आनंद आता है जिंदगी में जो किसी चैप्टर को पढ़ाने में नहीं आता। देखो, प्रियंका कांची ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकती लड़कियां फर्स्ट होती हैं, जेंडर बायस है, लड़के भी फर्स्ट होते हैं। चल, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है, परीक्षक को दोष देता है। भाई मैडम मेरा एस्टेट पास नहीं हुआ ना, तो जिम्मेवार निशा मैडम है। बड़ा कहती थी निशा मैडम, मैं ऐसा पढ़ाती हूँ एस्टेट पास हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, टीचर हमेशा गाइडर होता है, गारंटर नहीं होता। ठीक है, तो भाई तुम्हारा रिजल्ट आए, किसी का रह जाए गलती से, तो कहेंगे भाई परीक्षा में असफल हो गए, और परीक्षक को दोष देगा। भाई पढ़ाने वाला ऐसा था, मैडम ऐसी थी, ऐसे बोलती थी, मेरे सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आए नहीं, है ना। तो तुम सीधा मेरे को दोष दोगे, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो ये क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। जब आप अपना दोष दूसरों पर मंड देते हो, थोप देते हो, तो ये क्या कहलाता है भाई, प्रोजेक्शन कहलाता है। बट तुम्हें ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी, तुम टेंशन ना लो। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा करने की नौबत आने वाली नहीं है। औचित्य सिद्ध करना क्या होता है भाई, औचित्य सिद्ध करना होता है अपने आप को जस्टिफाई कर देना। अंगूर ना मिले खट्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नौकरी नहीं मिली, कोई टेंशन नहीं है। अरे मैडम मेरे को तो करनी ही नहीं थी, मैं तो उसी में खुश था। अब मैं ऐसा कहती हूँ तो समझ लेना मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रही, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मैं तो जॉब छोड़ चुकी हूँ, तो इसलिए कोई भी ये अंडरस्टिमेट ना करे कि भाई मैडम ऐसे ही बोल देती है कि मैं तो इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। रियल में ये मेरा करियर है, मेरी जिंदगी का एक ही सपना है कि मुझसे जुड़ा हर बच्चा कामयाब हो। और मेरा जो एम है अचीवर्स एकेडमी, जो मैंने अपने हाथों से नाम रखा है अचीवर्स, जहां हर बच्चा कुछ ना कुछ अचीव करके जाएगा। तो भाई ये मेरी जिंदगी का एक मकसद बन चुका है अब, कि मुझसे जुड़ा हर बच्चा कुछ अचीव करे, कुछ पास हो। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ कि औचित्य मतलब अंगूर ना मिले तो खट्टे, वो वाली सिचुएशन। क्षतिपूर्ति क्या होती है, कंपनसेट कर देना। मतलब आप किसी काम में बुरे हैं, लेकिन आप दूसरा काम करके घर वालों को, अरे निकम्मा पढ़ता पढ़ता नहीं है कुछ भी, लेकिन खेल में सोना जीत लाया भाई, कंपनसेट। मतलब एक चीज में आप बेस्ट नहीं हो, बट दूसरी चीज में आप बेस्ट कर देते हो, तो दिस इज द बेस्ट वे। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशंस करते रहते हो, उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। तो ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तुम्हें जबरदस्त तरीके से यूट्यूब पर देख लेना पूरा डिटेल से। तो यहां पर तो आंसर रहेगा भाई प्रोजेक्शन। वेदांशी बेस्ट डांस एकेडमी, ओ भाई मैम मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। तुम्हारी एकेडमी के नाम में एक चीज लिखी है डांस, मुझे बहुत शौक है सीखने का, मुझे सिखा दो। तुम टीचर तो मुझसे भी बेहतर बन जाओगे, टेंशन ना लो, बस पढ़ाते रहो पढ़ते रहो, टीचर सब बन जाते हैं अच्छे, पर डांसर कोई कोई अच्छा बनता है ना। मुझे जिंदगी में ना हर चीज का शौक है, मतलब हर चीज का। मुझे डांस करने का बहुत शौक था। मम्मी कहती क्यों नाचने नुचने में लग रही है, एक बार मैंने की थी डांस अकेडमी, मम्मी कहती पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन मैं मेरी बेटी को सिखाऊंगी। आ जाओ, व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव टेक्निक, क्योंकि हमारा जमाना और आज का जमाना थोड़ा अलग है। हाँ देखिए,
व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव टेक्निक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है। मतलब भाई जो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है वो बाकी परीक्षण से अच्छी होती है। मतलब जो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रोजेक्ट मेथड पता होगा ना, जिसमें बिना बंदे को बताए उसके इंटरनल मन, उसके आंतरिक मन के बारे में पता लग सकता है, तो प्रोजेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, उन्हें सहज रूप से प्रशासित किया जा सकता है, मतलब उसमें उसको निर्देश करते हैं, नहीं भाई नहीं। स्टेटिस्टिक्स होता है उसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। परीक्षार्थियों को पता ही नहीं होता और उनके विचार और उसकी भावनाओं का हमें पता चल जाता है। ठीक है, हाँ, और परीक्षण और परिणाम तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं, एकदम से रिजल्ट आ जाता है, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्टिव मेथड इसीलिए अच्छा होता है कि बंदे को पता भी नहीं होता और हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से बंदा अपनी चीजों को बता देता है, तो वहां पर वो क्या होता है भाई, प्रोजेक्टिव मेथड, इसीलिए बेटर माना जाता है। तो आंसर रहेगा सी। यस, 17 का सी जो दे रहे हैं सुनील, अनीता, पूजा, रेनू, मुकेश, यस यस, वैशाली, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आप किशोरों में मॉरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अडोलसेंस वाले जो पीपल हैं, आप चाहते हो भाई उनमें बहुत अच्छी मॉरलिटी हो, बड़े अच्छे अच्छे संस्कारी बंदे बने, तो आप क्या करोगे? देखते हैं क्या करेंगे भाई। हम आदर्श पुस्तकें दे देंगे, ले बेटा 2-4 किताब, इसमें महाराजाओं की अच्छी अच्छी कहानी है, आदर्शों की पढ़ ले। बालक एक पेज पढ़ेगा, कहेगा क्या है यार ये, इतनी महानता मुझे हजम नहीं हो रही, रख देगा किताब को साइड में, है ना। आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में पढ़ो भाई, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सबकी जीवनियां। कोई नहीं बालक आजकल पढ़ के राजी नहीं पढ़ोगे तुम बिल्कुल भी। मित्रवत व्यवहार करो, ज्यादा मित्र बन जाओगे टीचर सिर पे कूदेंगे। जैसे मैंने बच्चों से थोड़ी सी मित्रता रखी, कुछ ज्यादा ही प्यार से मैं तुम्हें रखती हूँ, दुखी कर देते हो तुम मुझे, ये करवा दो, वो करवा दो, ये करवा दो। कोई फॉर्मल टीचर होता तुम जुबान ना खोलते, मेरा सिर खा जाते हो तुम सारे दिन। ज्यादा मित्रवत व्यवहार भी नहीं रखना चाहिए बच्चों से। स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, बस टीचर को आइडियल बन के रहना चाहिए, टीचर को आदर्श बन के रहना चाहिए। अब जो काम मैं खुद ही नहीं कर सकती, हाउ कैन आई से कि तुम करो? मैं कभी भी नहीं कहूंगी तुम राइट 9 बजे आ जाया करो, मैं कहूंगी 9:05 तक आ जाया करो, टेंशन ना लो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं भी 9:05 तक आऊंगी, है ना। तो जब मैं 9:05 पे क्लास लेती हूँ तो मैं तुम्हें कह ही नहीं सकती कि तुम 9 बजे राइट आ जाना, ना भाई ना। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय क्या है, टीचर यदि बच्चों में कुछ लाना चाहता है तो उसको खुद आदर्श बनना पड़ेगा। एक टीचर रोज कहता बच्चों क्लास में टाइम पे आया करो, बच्चों क्लास में टाइम पे आया करो, एक बालक कहता जी खुद तो रोज लेट आओ, बताओ क्या रह जाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो। तो आदर्श वही प्रस्तुत करो जो खुद हो, जो खुद नहीं है दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये ऐसा बन सकता है। तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है सामाजिक रचनावाद के जनक, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, नो नीड टू एक्सप्लेन वाइगोस्की। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एवरीवन नो अबाउट दिस इज वाइगोस्की। ठीक है, एक्टिंग शेक्टिंग हम कर लेते हैं, कॉलेज में मिस फ्रेशर मिस फेयरवेल बनी हुई हूं मैं अपनी एक्टिंग के दम पे। चलो आगे चलते हैं। अधिगम के संबंध में यह कथन असत्य है। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, मतलब 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है और ये पूछ रहा है भाई कि अधिगम के लिए कौन सा कथन असत्य है। मतलब 3 बातें तो सही हैं, ठीक है, 3 बातें तो सही हैं, लेकिन एक बात गलत है। अब देखते हैं भाई वो कौन सी बात गलत है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बिल्कुल लाता है। यदि आपके बिहेवियर में चेंज ही नहीं आ रहा तो आप पढ़ क्या रहे हो मुझसे? यदि मैं यहाँ आके खड़ी हो रही हूँ और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हो रहा, जिस बच्चे को मुझसे पढ़ के कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हो रहा ना, पढ़ना छोड़ दो, ठीक है ना। जिसको अंदर से फील नहीं आ रहा मैं स्टेट पास कर लूंगी, मेरे चैनल से भाग जाओ, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़े हुए बच्चे को ये फील अंदर से आएगा कि मेरा पेपर तो पक्का पास है स्टेट का, मैडम यूं ही बावड़ी थोड़ी ना सारे दिन लगी रहती है, ठीक है ना। तो भाई ये फीलिंग अपने अंदर लेके आओ कि यस आई कैन डू दिस टाइम, इस टाइम तो मैं 100% पेपर पास करके ही रहूंगा। घर वाले कहेंगे सारे दिन बावड़ी हो रही थी, निशा मैडम को देखती रहती थी आंखें फुड़वाली, अभी पेपर नहीं पास होगा तुम्हारा, है। लेकिन हर बार मैं एक ही बात कहती हूँ, निशा मैडम से पेपर पास नहीं होगा, हम सिर्फ गाइड कर रहेंगे। सेल्फ एफर्ट करना आपका काम है, टीचर हमेशा गाइडर होता है, गारंटर नहीं। दुनिया का टीचर कोई ये कहे ना मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, मतलब वो दुनिया का सबसे झूठा है। मैं कैसे गारंटी ले लूंगी? तुम घर पे पढ़ ही नहीं रहे, मुझे क्या पता। गारंटी होती है अपने कंटेंट की, भाई जो हम कंटेंट दे रहे हैं ना, हमें इतना विश्वास है उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। लेकिन आपके पास होने की गारंटी मैं कैसे हो सकती हूँ? मुझे क्या पता तुम घर पे कर क्या रहे हो, तुम पढ़ भी रहे हो ना पढ़ रहे हो, मुझे क्या पता, ठीक है ना। तो अधिगम में बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए तुम्हारे सबके। अधिगम उद्देश्य सहित होता है, लक्ष्य आधारित, बिल्कुल आपके लर्निंग का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक एम होता है। यदि आपका एम नहीं होता एग्जाम पास करना तो आप काहे यहाँ पर 9 बजे आते, लाइव नहीं आते ना, ठीक है। तो बिल्कुल होता है। अधिगम जन्म से प्रारंभ होकर मरने तक जारी रहता है। भाई मैं तो पढ़ पढ़ के मर जाऊंगा, मतलब जीवन से शुरू हो गया और मरते दम तक चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लर्निंग है,
पढ़ना है, सीखना है तो चल सकता है भाई, लर्निंग होम टू टूम डेवलपमेंट। अगला ऑप्शन देखते हैं, फिर जज करेंगे। अधिगम के द्वारा आने वाले व्यवहारिक परिवर्तन तत्कालिक होते हैं। अब यहां पर देखो, ये कह रहा है इमीडिएट होते हैं, मतलब 2 मिनट में परिवर्तन आते हैं, उसके बाद परिवर्तन भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग की डेफिनेशन का पहला पॉइंट ही क्या है, लर्निंग से आने वाले परिवर्तन हमेशा स्थायी रहते हैं। और मैंने लर्निंग का चैप्टर जब आप लोगों को करवाया था, सबसे पहली लाइन यही लिखवाई थी कि यदि आपके चेंजेस परमानेंट नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ सीखा नहीं है। 2 मिनट आपके अंदर चेंज आया फिर भाग गया तो इसका मतलब आपकी लर्निंग भी अनकंप्लीट है। तो लर्निंग के चेंज हमेशा परमानेंट होते हैं, तत्कालिक परिवर्तित नहीं होते हैं, 1 सेकंड में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो आंसर रहेगा फॉर। ठीक है, नेक्स्ट है, हर 5 मिनट में एक बार, क्या कह रहा है ये भाई, राधा विज्ञान शास्त्र से संबंधित प्रयोग कर रही है, मतलब राधा बेचारी कुछ प्रयोग कर रही है, मतलब आपके विज्ञान का, साइंस का, और हर 5 मिनट में एक बार उसको रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। परबलन इज अ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट। हर 5 मिनट में राधा को रीइंफोर्स किया जा रहा है। भाई हर 5 मिनट में कह रहा है राधा तू बहुत अच्छी है, अरे राधा क्या आंसर दिया है तूने। हर 5 मिनट में राधा को अप्रिसिएशन मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हर 5 मिनट में राधा को अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो भाई उसको क्या मिल रहा है, निश्चित अंतराल में मिल रहा है, उसको परमानेंट, मतलब उसको क्या बोल रहा है, फिक्स इंटरवल के अंदर आपको उसको क्या मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो फिक्स इंटरवल के अंदर मिल रहा है। ये मैंने रीइंफोर्समेंट की वीडियो है ना, ऐप पर तो रिसेंट पढ़ाई है, लेकिन यूट्यूब पर मैंने 1 साल पहले पढ़ाई थी, उस वीडियो को भी देख लो। रीइंफोर्समेंट के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। सबसे पहले आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफॉर्मेशन, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक इस क्वेश्चन में बच्चा बड़ा तंग हो जाता है कि उसको धूप लग रही थी, उसने छतरी ले ली, तो ये क्या है मैम, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे हो गया। एक तो आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को क्या समझते हो, गलत समझते हो, दंडवंड समझते हो कि मारा धड़ाक से, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होता। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है जब आपके सामने वो सिचुएशंस हैं जो आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, भटका रही हैं, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, वो आपको भटका रहे हैं, उनको उठा के साइड में ठप दो 3 दिसंबर तक, है ना। तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हटा के तुम पढ़ने लगे, मतलब कहने का मतलब जो तुम्हें बाधा दे रही है उन चीजों को दूर करके जब आप उस काम को कर रहे हो तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं। धूप बहुत तेज है, धूप में निकला ना करो, रूप की रानी है ना, गोरा रंग काला हो जाएगा। तो धूप बहुत तेज है, छतरी लेके निकल गई, पता नहीं बहुत सारी लड़कियां बड़ी छतरी लेते हैं मतलब वैसे तो लेनी चाहिए भाई, हम इतने गोरे नहीं है, शायद हमने तक कभी टेंशन नहीं ली, हमको भी जिंदगी में छाता वाता लेके नहीं चले। आई हैव सीन मैनी गर्ल्स, और हाय क्या डाकू बनी रहती है, मतलब जून जुलाई में क्या जरूरत है इतना डाकू बनने की, मतलब पता नहीं इतनी क्यों पागल होती है लड़कियां। खैर वो ज्यादा गोरी होती होंगी इसलिए पागल होते होंगे। अब हम तो भाई इतने गोरे हैं नहीं, इसलिए हमने कभी टेंशन नहीं ली, ये डाकू वाला वेश कभी धारण नहीं किया मैंने। चलो नेक्स्ट है, हाँ गोगल्स का बड़ा शौक है, ये एक अलग चीज है, बट डाकू नहीं बनी मैं कभी। मतलब जून जुलाई में देखो ऐसे लगेंगे सारा शहर डाकू बन रहा है डाटा मार के यार, खेतों में काम कर रही है ऐसे, है ना। चलो समझ गए भाई, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण है, धूप लग रही है, लड़कियों ने लगाया गोगल, बांधी चुन्नी, चल पड़ी, धूप नहीं लग रही, ठीक है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। फोन को रखने के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रही, यूट्यूब तो देखना है, वो पढ़ने के लिए मेरी क्लास तो देखनी है, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत एक्टिविटीज होती हैं फोन में, मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज तो थोड़ी ज्यादा ही काली लग रही हूँ क्योंकि 2-3 लाइटें बंद कर रखी हैं, ये पीडीएफ ब्लर है ना, ये पीडीएफ ब्लर है, तो मैंने कैमरे को 2 शेड डार्क कर दिया ताकि पीडीएफ दिखे ना, तो ये पीडीएफ दिखती नहीं आज तुम्हें। कभी मैं इतना टेंशन नहीं लेती खुद को लेके, मैं बोर्ड को लेके टेंशन लेती हूँ, बोर्ड दिखना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। पूछा गया है भाई कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित नहीं है, आपको बताना क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है। तत्काल पुनर्प्राप्ति, इनको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, बेकार बेकार से ऑप्शन लग रहे हैं, इनकी शक्लें बड़ी बेकार है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एकदम रिकवर हो जाता है, कभी बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, कभी उसको क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर होता है ये। और विलोपन होता है इसके अंदर, बिल्कुल होता है, जो विलोपन को एक्सटेंशन बिल्कुल होता है, क्योंकि एकदम घंटी बजना बंद हो गया फिर भी कुत्ते की राल टपक रही है, तो ये चीज होती है। विभेदन डिस्क्रिमिनेशन होता है इस थ्योरी के अंदर। लेकिन शेपिंग, ये क्वेश्चन मैं 3 बार लिखवा चुकी हूँ, जो शेपिंग होता है वो स्किनर के सिद्धांत में होता है, ठीक है। स्किनर की थ्योरी रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड होती है, और जब बच्चे को रीइंफोर्स किया जाता है तो उसकी शेपिंग होती है, पर उसके अंदर कुछ अच्छा निर्माण होता है, ठीक है। तो शेपिंग रिलेटेड टू द स्किनर थ्योरी। तो इसने पूछा है भाई कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड नहीं है, तो शेपिंग नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं
और इन सिद्धांतों का आपको वो बताना है, क्या बोलना है, कनेक्ट करना है। और मैंने आपको एक बहुत सीधा सीधा लॉजिकल पॉइंट बता रखा है, जब भी कोई कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए जस्ट गो विद द फिक्स ऑप्शन, कि आप उस ऑप्शन पे जाएं जिसको लेके आप 100% श्योर हो, कि आप 100% श्योर हो, आप उस ऑप्शन पे चले जाएं। ठीक है, हाँ, तो आप उस ऑप्शन पे जाएंगे, देखते हैं आप किस ऑप्शन पे जाएंगे। अब भैया सबको कुछ नहीं पता, बट इनसाइड थ्योरी सबको पता है ना। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा आज भी हमारा ऐसा बेचारा रह गया जिसको इनसाइड थ्योरी नहीं पता, सबको पता होगी ना इनसाइड थ्योरी। अब देखो मैंने बता दिया तुम्हें, बेस्ट वे, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, बच्चे को पता है इनसाइड जो थ्योरी है, बेचारे बंदर वाली जो थ्योरी है वो कोहलर ने दी थी। ठीक है, तो डी का 1 सबको पता भाई, डी का आंसर है ना 1 होगा। अब डी के नीचे 1 देख लो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा है, इसका मतलब इन 2 ऑप्शन पे मार दो काटा, अगली बार इनको देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर आपको सबको पता है भाई, मैंने बहुत बार समझा रखा, फील्ड थ्योरी, क्षेत्र अधिगम, फील्ड थ्योरी, ये कुर्ट लेविन की दी हुई है। सी के नीचे 2 देख लो, किसके नीचे, सी के नीचे 2 यहाँ है, बस इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आएगा 3, बट हम तो आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमें तो सारा सीखना है। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया आपको पता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंधों की संरचना बेचारे थॉर्नडाइक ने की थी, है ना। और संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, लुप्त अधिगम, कुछ भी कह सकते हो। पिछली बार पेपर में जो क्वेश्चन आया था लुप्त अधिगम करके पूछ रखा था, मतलब लेटेंट थ्योरी, लुप्त अधिगम इसी का नाम है। और ये जो दिया था भाई किसने, ये अपना टोलमैन भैया। ठीक है, टोलमैन भैया ने दिया था साइन थ्योरी, संकेत अधिगम, लुप्त अधिगम, लेटेंट थ्योरी, कोई भी नाम आ जाए सभी इसी के हैं। फील्ड थ्योरी, स्पेस थ्योरी, क्षेत्रीय सिद्धांत, कोई भी नाम आ जाए कुड लेविन के सिद्धांत के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर बन गया भाई अपना 3। सीरीज अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? डूब के मर जाओ, 1000 बच्चे लाइव देख रहे हो, सिर्फ 100 बच्चों को सीरीज अच्छी लग रही है। एक तो वीडियो को लाइक किया करो, मुझे मोटिवेशन तो मिले यार, मतलब मुझे रीइंफोर्समेंट तो मिले कि मेरी वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है। मुझे पता ही नहीं चलता मेरी वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है। 100 स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक किया हुआ है और जबकि 1000 स्टूडेंट देख रहे हैं। डूब के मर जाओ बाकी 900 ठीक है, बट मैं ऐसे नहीं कहूंगी बाकी 900 पास हो जाओ, लेकिन भाई थोड़ा सा मोटिवेशन तो मतलब हद है, दे दिया करो थोड़ा सा मोटिवेशन कि भाई मैडम बढ़िया लग रही है क्लास, हमने थम्स अप कर दिया आपकी क्लास को। पता है मुझे भी थोड़ा देख के वीडियो को यार फील हो कि हाँ मतलब बच्चों को अच्छी लग रही है। तो अब भी 500 ने लाइक किया है, मतलब 500 अब भी निकम्मे हैं जो वीडियो देख रहे हैं। चलो, पता है क्या हमारे लिए रीइंफोर्समेंट क्या है आपको पता है? जब कोई इंसान यूट्यूब पे काम करता है ना, और मतलब मैं तो दिल से काम करती हूँ, आपने कभी देखा होगा मेरे को कभी इस चीज का बहुत वहम नहीं रहा कि मेरे व्यू कम है, मेरे सब्सक्राइबर कम है। मुझे सिर्फ ये रहता है कि यार बच्चे मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मुझे उनको पढ़ाना है। लेकिन अब मेरे मन में एक चीज आती है जब एस्टेट का सीजन होता है कि कम से कम हम लोगों हर उस बच्चे तक तो पहुंचे जो एस्टेट की तैयारी कर रहा है, हर उस बच्चे का पेपर तो पास हो। बच्चे ये तो लिखे, ध्यान से देखो, ये है वो लड़की जिसने आधे हरियाणा का पेपर पास करवाने में हेल्प की है। मतलब मजा आता है भाई, पिछली बार मुझे ऐसे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे। ध्यान से देखिए इस महिला को जिसने आधे से ज्यादा हरियाणा का पेपर पास करवाया है, हेल्प की है, मतलब पास तो तुम खुद ही करोगे। तो कहने का मतलब पहुंचेंगे तभी तो पास होएगा, तो भाई पहुंचा दो। इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि वीडियो पहुंचे लोगों तक, है ना। 3 दिसंबर तक कर दो, 3 दिसंबर तक मुझे हर उस बच्चे तक पहुंचा दो जो एस्टेट की तैयारी कर रहा है, फिर मेरा पढ़ाना वसूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो डेनियल गोलमैन भैया क्या कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, स्व सामर्थ्य, सोशल स्किल्स आपके ऊपर होने चाहिए। लेकिन सामर्थ्य की बात डेनियल गोलमैन ने कहीं नहीं कही। और आपको पता भाई जो डेनियल गोलमैन है वो किससे रिलेटेड है? संवेगात्मक बुद्धि से। वो किससे रिलेटेड है? संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है डेनियल गोलमैन। ठीक है, तुम यहाँ कमेंट में थंब इंप्रेशन करते रहते हो, वीडियो के नीचे किया करो, कमेंट में करते रहेंगे थंब इंप्रेशन। चलो नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में परिवर्तन। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, भाई हर बंदा है, हर बंदे की रुचि अलग है, किसी की कुछ, किसी की कुछ, किसी की कुछ। तो हर बंदे की रुचि में स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो जाता है भाई, जैसी उसकी स्थिति होगी वैसी रुचि बदल जाएंगी ना यार। एक सेकंड में थोड़ी ना रुचि बदलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। एक विदेशी देश की यात्रा करके ओहो दुबई की यात्रा कराए, अब तुम्हारी रुचि होगी मैं तो मेरे घर में नहीं रहता, मैं तो बुर्ज खलीफा में रहूंगा, ऐसी कुछ नहीं है भाई। तो ऐसी रुचियां नहीं परिवर्तित होगी, घूमने जाने से रुचियां नहीं परिवर्तित हो जाती। हाँ बस चस्का लग जाता है घूमने का और कुछ नहीं है, बट रुचि में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरे के समान
दूसरों को सामने देख के मेरी रुचि बदल जाएगी कि ये ऐसी है तो मैं भी ऐसी बनूंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, ठीक है। उम्र के हिसाब से आपकी रुचियां जरूर बदलती हैं, है ना। उम्र का एक दौर होता है, कुछ पहले शौक होते हैं, एक गाना आया था ना बड़ा फेमस, एक दौर था बचपन का, ये वाला। तो मतलब दौर अलग अलग होते हैं, रुचियां बदल जाती है। बचपन में कंचे खेलना पसंद था, अब ये पेन चलाना पसंद है। तो मतलब रुचि तो टाइमली बदलती रहती है ना। कभी जुराबों से कंचे भरते थे, अब नोट्स से कॉपियां भरते हैं। तो मतलब रुचियां टाइमली क्या बदल जाती हैं, बदलती रहती हैं। तो भाई उम्र के हिसाब से चीजें बदलती भी सही लगती हैं। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु की ऊंचाई और वजन क्रमशः कितने होते हैं, मतलब सीक्वेंस में जन्म के समय में शिशु की ऊंचाई और वजन कितना होता है। तो मुझे लगता है यार वजन का आइडिया सबको होगा। मतलब बेसिकली फीमेल्स आर एक्सपीरियंस होल्डर, क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा 2 किलो का हुआ, 2.5 किलो का, और भाई उसका तो पूरा मोटा ताजा 3.5 किलो का हुआ है। तो मतलब बेसिक जो 4 किलो का बच्चा होता है वो तो मतलब ये लगा लो उसकी माँ ने तो 9 महीने बहुत खाया ही खाया और कुछ नहीं करा, जिसका बच्चा 4 किलो का होता है। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं आपको पता है भाई 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो के होते हैं। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी नहीं भूलोगे तुम कि जन्म के समय बच्चे का ये भार कितना होता है, क्योंकि नॉर्मल हर किसी का सुना है कि 2.5 किलो का बच्चा हो गया, 3 का हो गया, 3.5 का हो गया, है ना। जेर से शेर हुआ करते हैं, मेरे 2.25 किलो के हुए थे बेचारे, तो सबने कहा जेर से शेर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इस टाइप के जो होते हैं, तो सबको पता है भाई 2.5 किलो खाया तो मैंने बहुत था, बट वैसे बता रही हूँ मैं तो ये तुम्हें याद रह जाएगा, 2.5 से 3.5 किलो के अराउंड होता है बच्चों का जो है जन्म के समय वेट, और जो उनकी हाइट होती है 19 से 20 इंच के अराउंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे ऑप्शन ही नहीं समझाऊंगी तो फिर फायदा क्या पढ़ाने का। जो बालक अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में उनकी मानसिक मंदता के कारण पढ़ाई में धीमे हो जाते हैं, क्या कहा जाता है। मतलब कुछ बच्चे हैं भाई, उनमें कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं और वो पढ़ाई में धीमे हैं, ठीक है। वो पढ़ाई में क्या है भाई, धीमे हो जाते हैं, तो क्या है, मतलब अन्य बच्चों की तुलना में पढ़ाई में कुछ धीमे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बड़ा ये बैकवर्ड है भाई, बाकी सारे ठीक हैं, तो हम ऐसे ही तो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं, तो बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है, हम ऐसे ही तो बोलते हैं, तो बैकवर्ड चाइल्ड। तो इस तरीके से याद रखना, आपराधिक बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, आलसी बालक और पिछड़े बालक। तो आपराधिक चाइल्ड होते हैं वो, सॉरी बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं भाई, जो आयु के बच्चों की तुलना के हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं धीमे हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है वो बैकवर्ड हो सकते हैं। क्योंकि बैकवर्ड चाइल्ड की मैंने डेफिनेशन ही क्या लिखवाई थी, जो अपने से पीछे की कक्षाओं का काम भी नहीं कर पाता, तो अपनी एज से पीछे का काम भी नहीं कर पा रहा, बैकवर्ड है। स्लो रनर क्या है, जो काम तो करता है, अपनी एज का कर लेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट है, वृद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु क्या है। आपकी जो वृद्धि है उसका हाईएस्ट पीक पॉइंट क्या है भाई, इतने साल में जाके वृद्धि रुक जाती है। तो वैसे तो सही मायने में आंसर है 18, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में 18 गिवन नहीं है। 18 साल में लगभग बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि इन द सेंस कि बच्चे की हाइट कितनी है, 18 ईयर तक हो जाती है, और वेट वूट तो देखो वो तो अप डाउन वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके सिर का साइज 9 साल तक हो जाता है। तो वृद्धि बेसिकली 18 साल की आते आते रुक जाती है, बट 18 ऑप्शंस में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो 18 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है 16, तो 16 ही जाएगा दूसरा ऑप्शन, तो 16 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बिंदु जॉन डुई, डुई गलती से प्रिंट है, जॉन डिवी होएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डिवी के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, विच इज द स्टेटमेंट नॉट अकॉर्डिंग टू द जॉन डिवी। कौन सी स्टेटमेंट है जो जॉन डिवी के अकॉर्डिंग नहीं है। जॉन डिवी याद होगा सबको, शिक्षा में 3 ध्रुव दिए थे, विद्यार्थी, स्टूडेंट, पाठ्य पुस्तक। हरा विद्यार्थी स्टूडेंट तो एक ही होते हैं ना, दिमाग चल गया मेरा भी। विद्यार्थी, टीचर, कई महान बच्चे तो इसी बात पे कमेंट, ये तो वही बात होगी भाई, मैंने कहा विद्यार्थी, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम ये तो वही बात होगी जो सीएम खट्टर साहब ने कही थी, टीचर अधिक है और अध्यापक कम है, तो वो ही बात कर दी मैंने आज, विद्यार्थी और स्टूडेंट। मतलब यू ऑल नो वेल इट्स अ स्लिप ऑफ टंग ओनली। मतलब कुछ बच्चों ने बड़ा मजाक बनाया खट्टर का, यार एक बात हो, वैसे खट्टर को क्या पता नहीं अध्यापक और टीचर एक होते हैं, सबको पता है, मतलब वो स्लिप ऑफ टंग होती है ना, उसका बालक मजाक ले लेते हैं। जैसे विद्यार्थी और स्टूडेंट बोल दिया मैंने, तो विद्यार्थी और टीचर, ठीक है, विद्यार्थी, टीचर और पाठ्यक्रम, ये 3 चीजें हैं। और खट्टर की क्या मीम्स बनी बेचारे की, मतलब देखा जाए तो उसको भी पता था, दुनिया को पता है टीचर वही होता है, अध्यापक वही होता है, वो स्लिप ऑफ टंग होता है, लेकिन हमें तो आदत होती है ना उस टंग को खींचने की, उसी बात को अलग निकालने की। तो विद्यार्थी, टीचर एंड पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्य वस्तु, ये 3 ध्रुव बताए थे किसने भाई, जॉन डिवी ने। शिक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आता है,
और 2 ध्रुव किसने बताए थे? एडम्स महोदय ने, टीचर और स्टूडेंट। एडम्स महोदय, क्वेश्चन पिछली बार एस्टेट में आया था। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बोला था? है ना, 2 डायमेंशनल, 2 ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला था? एडम्स ने बोला था। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला था? जॉन डीवी ने बोला था। ठीक है। तो बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है जो एक निष्क्रिय प्रेषक नहीं है। मतलब बच्चा एक बिल्कुल एक्टिव लर्नर होता है, बिल्कुल होता है भाई, वो बिल्कुल निष्क्रिय नहीं है, बच्चा बिल्कुल एक्टिव होता है, 100% एक्टिव होता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है। हाँ, मनुष्य हैंड्स ऑन दृष्टिकोण से अधिगम करता है। हैंड्स ऑन का मतलब अपने हाथों के एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ सीख के करता है, बिल्कुल करता है। अधिगम प्रासंगिक व्यवहारिक होना चाहिए, न कि निष्क्रिय। बिल्कुल आपका अधिगम है वो थीमेटिक होना चाहिए, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर लेगा। उसने ये बोला ही नहीं जॉन डीवी ने कि जिस बात को दोहराता रहेगा जल्दी याद कर लेगा, उसने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। तो आंसर रहेगा भाई 3, सॉरी आंसर रहेगा 4। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कृपया उत्तर देने की कोशिश करें। आप लोगों में से जो पहले उत्तर देगा आज का शाउट आउट जाएगा उस बच्चे के नाम। ठीक है। 30 का क्वेश्चन है, मैं पढ़ देती हूं, आंसर देना, देन आई विल अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? जो 30 का आंसर लिखेगा सबसे पहले उसको डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलेलिया, डिसलेक्सिया। ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड। मोटर स्किल्स में लर्निंग डिसेबिलिटी क्या कहलाती है? और जो खाली लिख रहे हैं उसका उत्तर नहीं माना जाएगा, जो 30 के आगे उत्तर बना के लिखेगा उसी का उत्तर मानूंगी मैं। हाँ हाँ, आंसर आ चुका है, बट मुझे उस लड़की का नाम नहीं दिखा, वो बहुत स्पीड से ऊपर भाग गया। एक लड़की ने लिखा है भाई आंसर, बट सीरियसली बहुत स्पीड से ऊपर चला गया। आई एम सो सॉरी, आई कांट अनाउंस द नेम ऑफ द विनर, क्योंकि गलती से यदि मैंने उसका नाम अनाउंस नहीं किया तो ये उस लड़की के साथ अन्याय होगा बिल्कुल, जिसने पहले नंबर पे सही आंसर दिया है। बट पहले नंबर पे सही आंसर जिसने भी दिया है, बी जिसने उत्तर दिया है, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। गतिक कौशलों में जो आपके मोटर स्किल्स होते हैं, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मतलब जब आप चल रहे हो, कूद रहे हो, इस टाइप के जो स्किल्स होते हैं, तो उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्प्रेक्सिया, मैंने वैसे करवाया था प्रेक्सिया, पैर, पैर मीन्स चलने से संबंधित, चलना क्या है? मोटर डिसेबिलिटी। देखो क्वेश्चन को घुमा दिया, जिसने कॉन्सेप्ट समझा क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, है ना। डिस्फेजिया आपको पता स्पीकिंग से संबंधित डिसेबिलिटी थी। डिसकैलकुलेलिया मैथमेटिकल संबंधित डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया सबको पता भैया रीडिंग डिसेबिलिटी है। डिस्प्रेक्सिया मैंने ऐसे याद करा था, प्रेक्सिया पैर, पैर से संबंधित, पैर चलना, चलना इज अ मोटर एक्टिविटी। तो चलना क्या है? मोटर एक्टिविटी है। तो मोटर डिसएबिलिटी क्या कहलाती है भाई? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। गॉट इट? हाँ, तो भाई आज के लिए इतना ही। वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉप 30 क्वेश्चन ऑफ हैशटैग नंबर 2। बट मुझे लगता है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनमें आप बहुत कुछ सीखोगे। मेरी कोशिश रहेगी PYQ के साथ साथ ये भी मैं कंप्लीट करवा दूं। ठीक है। और कल सुबह सुबह शायद 9:30 या 10 बजे से NCERT पढ़ाई जाएगी तुम्हें, एक ही दिन में पूरी 6th 7th की NCERT कोशिश करेंगे पढ़ाने की, हिस्ट्री की। ठीक है। तो सुबह लाइव आ जाना, मैं क्लास डाल दूंगी मैम से पूछ के कि 9 बजे है 9:30 बजे है। शायद 6th क्लास की NCERT सीमा मैम करवाएंगे, 7th की मैं करवा दूंगी, क्योंकि मुझे ना बड़ा मजा आता है मुगलों को पढ़ाने में। और लेकिन कह रहे हैं 7th का सिलेबस बदल गया, कहीं मुगल ही ना हटा दियो, क्योंकि उनको पढ़ाने में तो बड़ा मजा आता था। शाहजहां, सलीम, अनारकली, मतलब पढ़ाने में तो मुझे अत्यंत आनंद महसूस होता था। अब देखो नए सिलेबस में क्या है। ठीक है भाई, सो गुड नाइट, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। जो बच्चे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं बीच में, मैं बीच में मतलब रिप्लाई नहीं करती हूँ, बट थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरा मकसद कभी भी तुम्हें क्वेश्चन का उत्तर बताना नहीं है, वो तो तुम खुद ही ना पढ़ लोगे। क्वेश्चन का ये उत्तर है, क्वेश्चन का उत्तर बताना टीचर का मकसद नहीं होता। टीचर का मकसद होता है ये उत्तर क्यों है और बाकी उत्तर क्यों नहीं है, ताकि आपको उसका पूरा ज्ञान मिले और उससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आए तो आप पेपर में नेक्स्ट टाइम कर सको। ठीक है। तो इसी कोशिश के साथ मैं आपको PYQ करवाऊंगी, ताकि आपका सारा चीजें जो है क्लियर होता रहे। ठीक है। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, मैं बता दूं भाई, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। किसी भी स्टेट के किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और किसी को 100% एक ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए, बिल्कुल 100%, तो आप अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर एस्टेट का क्रैश कोर्स आ चुका है, टू द पॉइंट है, मेन कोर्स ही है, लेकिन उसकी बस मतलब बहुत ही टाइम लिमिट कम है। और कुछ बच्चे पूछते हैं मैम क्रैश कोर्स लाइव है, अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया करो यार तुम।
पेपर में इतने कम दिन बचे हैं, 2.5 महीने में जो चीज पढ़ाई उसको 20 दिन में कैसे पढ़ाएंगे? पागल बनाने वाली बातें होती है ये, ठीक है। इस टाइम में क्रैश कोर्स हमेशा रिकॉर्डेड होता है ताकि आप एक दिन में हिंदी पूरी कर लो। एक बच्चे ने पिछली बार 10 दिन पहले कोर्स लिया, मैंने कहा अरे तू पागल है क्या, 10 दिन पहले क्यों कोर्स ले रहा है? कहता मैडम आखिरी बॉल पे ही तो छक्के लगा करते हैं, और वो बच्चा पास हुआ था, मुझे ध्यान है उसका डायलॉग। तो कहने का मतलब पढ़ने वाला बच्चा रिकॉर्डेड बैच से 100% पढ़ सकता है। रिकॉर्डेड इन द सेंस वो पढ़ाया तो लाइव ही गया था, बट नाउ इट्स रिकॉर्डेड, ठीक है। तो एसटेट का क्रैश कोर्स बहुत ऑथेंटिक है, आप चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं। बाकी जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश मेरी हमेशा जारी रहेगी। वीडियो को लाइक कर दिया करो, नीचे कमेंट कर दिया करो, और ज्यादा मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो जो भी एसटेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, यूपीटेट दे रहे हैं, टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है भाई। बाय बाय। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा। वहां पर हर अपडेट टीचिंग से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती हैं अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कभी कभी थोड़ा टाइम पास करने का मन हो तो निशा शर्मा लाइफस्टाइल चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर तुम एस्टेट के बाद बहुत कुछ सिखाऊंगी मैं, कुकिंग शुकिंग, फैशन, ब्यूटी, स्टाइल, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स, भजन शजन, बहुत सारी चीजें। तो निशा शर्मा लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सभी लिंक वीडियो के जो अपना अबाउट सेक्शन होता है चैनल का, उस अबाउट सेक्शन के अंदर सभी लिंक्स जो है गिवन है। जितना मुझसे होता है मैं मैक्सिमम आपको करती रहूंगी, बाकी तुम कुछ भी लिखते रहो जितना मुझसे होगा मैं करती रहूंगी। बाय बाय। कन्वेंशनल लेवल आएगा, किसका बोल रहे हो आप, किसका बोल रहे हो? होलबर्ग वाले क्वेश्चन का। होलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कैसी अवस्था जिसमें व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के हिसाब से चलता है? तो सामाजिक मानदंडों के हिसाब से चलता है। होलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है। सॉरी 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 भाई सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में नियम तो पढ़ा ही नहीं हमने, सामाजिक मापदंड पढ़ लिए। सामाजिक मापदंड के नियम ध्यान से देखना क्वेश्चन, बहुत थैंक यू सो मच, आपने सही याद दिलवाया। क्वेश्चन नंबर 2 था होलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति मोरलिटी लीगली एग्जिटिंग इन द सोशल नॉर्म्स ऑफ रूल्स, ध्यान से सुनिए, सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से मापता है। तो रूल्स मतलब नियम, नियम जो है वो चौथी अवस्था के अंदर आते हैं। कोहलबर्ग की चौथी अवस्था के अंदर नियम आते हैं, और चौथी अवस्था का मतलब ये कोहलबर्ग के स्टेज 2 के अंदर आएगी, कन्वेंशनल स्टेज। सॉरी मैंने नियम शब्द तो देखा ही नहीं, और मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, नियम शब्द पता नहीं कैसे स्किप हो गया। सामाजिक के नियम, तो ये एक्सप्लेनेशन मैं 1000 बार कर चुकी हूं। सामाजिकता के नियम, और जो नियम है वो कोहलबर्ग की चौथी स्टेज के अंदर आते हैं, जो नियम वाली जो स्टेज होती है, ठीक है। चौथी अवस्था कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता वाला जो है चौथी स्टेज, और जो चौथी स्टेज है वो आपकी लेवल 2 के अंदर आएगी। लेवल 1 आपका प्री कन्वेंशनल, जिसमें दंड एवं आज्ञा पालन और ऑब्जेक्ट ओरिएंट मतलब साधन सापेक्षता आती है। लेवल 2 जिसको आप कन्वेंशनल स्टेज बोलते हो, जिसके अंदर आपका अच्छा बच्चा बनना और कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, और उसके अंदर सामाजिक और सार्वभौमिक। तो वो सामाजिक के साथ मैंने नियम शब्द नहीं देखा, वो शायद ब्लर था, थैंक यू सो मच। तो सेकंड का आंसर चेंज कर लेना। फिर 4th स्टेज है तो लेवल 2 हो जाएगा, मतलब कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा, ठीक है भाई। बाय बाय, थैंक यू। और शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें इंग्लिश की मैंने बना रखी हैं, बट सुबह डालूंगी आज, अब रहने दो। अरे छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान वाली मैंने बना रखी है इंग्लिश की, बट वो मैंने ना अनलिस्टेड कर दी थी, गलती से ओपन नहीं हुई, और सारे दिन क्लास कुछ ना कुछ चलती रही आज यूट्यूब पे, सुबह डाल दूंगी उसको। ग्रो ग्रामर कह रहे हैं आवाज नहीं सुन रही, भाई सबको सुन रही आवाज, तो तुम्हें क्यों नहीं सुन